सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वो डिस्कस करेंगे। और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसके थ्रू। लेकिन एनिमल्स ऐसा नहीं करते। एनिमल्स को जो फूड मिलता है वो कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। आइदर डायरेक्टली यानी डायरेक्टली मिल सकता है। डायरेक्टली कैसे? कि वो प्लांट को ही खा लें, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल दैट ईट प्लांट, यानी या तो डायरेक्टली प्लांट को खा लें या ऐसे एनिमल को खा लें जो प्लांट खाते हों। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उसको गोट ने खा लिया, बकरी ने खा लिया, अब उस गोट को टाइगर ने खा लिया, तो बेसिकली प्लांट एक तरह से इनडायरेक्टली टाइगर के पास तो पहुंच गया। टाइगर ने डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाया, लेकिन प्लांट खाने वाले को खा लिया। ठीक है, तो एनिमल को भी जो फूड है वो प्लांट से ही मिलता है, चाहे डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कि दोनों प्लांट और एनिमल को खाते हैं। अब याद करो, सारे ही ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इंसान भी आ गए, उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। किस लिए? ग्रोथ के लिए, ताकि वो ग्रो कर सके। भाई छोटे से हम बड़े होते जाते हैं कि नहीं? रिपेयर के लिए। देखो, जैसे हमारे चोट वगैरह लग गई तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे डैमेजेस हो रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमको पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, तो उनका भी रिपेयरमेंट होना चाहिए। तो वो कौन करता है? फूड के थ्रू होता है। एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और बॉडी फंक्शन करती रहे, आंख देखती रहे, कान सुनती रहे, हाथ पैर चलते रहे, सारे जो फंक्शन है वो चलते रहे। इन सब के लिए, ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी के लिए फूड की जरूरत पड़ती है, सारे ही ऑर्गेनिज्म को, जिसके अंदर ह्यूमन भी आ गए। अब जो आपका टॉपिक है एनिमल न्यूट्रिशन, या जो हमारे चैप्टर का नाम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर जो टॉपिक इंक्लूडेड है, यानी जो चीज हम पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, विटामिन मिनरल कितना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं वो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के अंदर आता है। फिर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को बॉडी के अंदर कैसे ले जाया जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रही है, कैसे इस्तेमाल कर रही है, ये तीनों चीजें एनिमल न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर आती हैं। एक तो कौन से न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, फिर कैसे जो फूड है बॉडी के अंदर जाएगा, फिर बॉडी किस तरह से उसको इस्तेमाल करेगी, यूटिलाइज करेगी वो, तो ये तीनों चीजें आएंगी इस टॉपिक के अंदर। क्लास 6 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो फूड है उनके बहुत सारे कॉम्पोनेंट होते हैं। चलिए याद करिए आप और यहाँ पर लिस्ट करिए। तो फूड के कॉम्पोनेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। अब फूड के जो कॉम्पोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। सिंपल का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कोई चीज सिंपल है तो कॉम्प्लेक्स का मतलब बड़ा तामझाम वाला। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसी तरह से और भी जो हमारे फूड के कंपोनेंट हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर लिया जाता। जैसा कि आपको मैथ्स में अक्सर मैं पढ़ाता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत डिफिकल्ट लग रही है, तो उसको सिंपल बना लो, छोटा बना लो। उसी तरीके से हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसे यूज नहीं कर पाएगी। वो कहेगी तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा तामझाम वाला है, इसको सिंपल बनाओ, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए इसे क्या किया जाता है? ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो आपके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे यहाँ नीचे देख सकते हो, ये ऐसे पूरा लंबा सा लगा हुआ है, जुड़ा है एक साथ, तो ये तामझाम वाला है, सारी चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इसका ब्रेकडाउन किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है। देखो अलग अलग पार्ट बन गया, अब ये छोटा छोटा अलग अलग टुकड़े बन गए, अब ये सिंपलर सब्सटेंस हो गया। अब एक एक करके ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। तो हमारी बॉडी भी कहती है कि देखो ये जो चीजें आप ले रहे हो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको हम इस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। पहले इसको सिंपल बना लो, तोड़ के छोटा छोटा कर लो, तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जो फूड है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचना है, पूरी बॉडी को जरूरत है उसकी। तो हमने खा लिया, पेट के अंदर तो चला गया, लेकिन सिर्फ पेट में रहने से हमको एनर्जी थोड़ी ना मिल जाएगी। तो पेट के अंदर क्या होता है, पूरा हमारा, अभी हम पढ़ेंगे, डाइजेशन सिस्टम होता है, वो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, और फिर वो हमारे ब्लड के अंदर जाता है, और ब्लड से पूरी हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड हर जगह जा रहा है तो सब जगह पहुंच जाता है। ये सारी डिटेल अभी हम देखेंगे। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, इसको तोड़ के सिंपलर सिस्टम में बदला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। कहते हैं खाना हजम हो गया। तो हजम होने में क्या हुआ कि जो चीज़ हमने खाई थी उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थे उनका ब्रेकडाउन हुआ, वो टूट के छोटे सब्सटेंस बन गए। तो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर अगला काम होता है कि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, यानी वो ब्लड के अंदर चला जाए और सब जगह पहुंच जाए। अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं 2.1, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके जिससे फूड को लिया जाता है, यानी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है। अब ये जो मोड है फूड को बॉडी के अंदर ले जाने का, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग होता है। जैसे हम बीज की बात कर लें, और हमिंग बर्ड्स जो हो गई, ये क्या करती हैं? सक करती हैं द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स का जो जूस होता है उसको सक करती हैं, चूसती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन, यानी इंसानों के बच्चे और बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके बच्चे, फेड ऑन मदर्स मिल्क,
यानी वो माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स की बात करें, जैसे आपका पाइथन हो गया, ये क्या करता है, सॉलो करता है, निगल जाता है। द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, यानी जो उसका शिकार होता है उसको ये पूरा निगल जाता है। कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फिल्टर्स टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फेड अपॉन देम। और कुछ आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लेके बता देता हूँ, जो आपकी ब्लीन वेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जैसे मैंने वेल बना दिया तो ये अपना मुंह खोलती हैं तो पानी इनके अंदर चला जाता है। अब पानी के अंदर बहुत सारे फूड आइटम होते हैं, कीड़े मकोड़े, इस तरह से छोटी छोटी मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी उसके अंदर चली जाती हैं। इनके अंदर एक फिल्टर वाला सिस्टम लगा होता है, उससे छन के जो पानी है वो ऊपर इनके सर में ऐसे ब्लो होल होता है, वहाँ से ये पानी निकल जाता है छन के, और जो फूड पार्टिकल थे वो उसी के अंदर रह जाते हैं। तो इनके मुंह के अंदर एक छन्नी टाइप का लगा होता है। तो कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो इस तरह से खाना खाते हैं। फीडिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ईटिंग, किस तरह से खाते हैं ये आपको बताना है, क्या खाते हैं और कैसे खाते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन को आपको लिखना है इस टेबल के अंदर। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो इन द टेबल हेल्पफुल। तो नीचे आपको मोड ऑफ फीडिंग के कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ लिस्ट दी है, उसकी हेल्प से आप यहाँ फिल कर सकते हो। तो इसको थोड़ा समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये नीचे जो आपका लिखा हुआ है एक एक करके समझते हैं इसका मतलब क्या है, तभी तो फिल कर पाओगे। भाई स्क्रैपिंग क्या आपको मालूम ही नहीं होगा तो कैसे बताओगे कौन स्क्रैपिंग वाला मोड यूज़ करता है फीडिंग का। स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचना, किसी चीज़ को खुरच के, घिस के और फिर खाना, ये स्क्रैपिंग वाला मोड होता है। अब जो ये मोड यूज़ करेगा फीडिंग का, उसके बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ होगी जिससे वो खुरच सके। तो चलिए मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। ये एंट की इमेज है, चींटी है, और इसके हेड के सामने आप देख सकते हो ये दो ठो कांटे टाइप का बना है, ऐसे आरी टाइप का नहीं है, कांटे कांटेदार ये बना हुआ है। इसी की मदद से जो फूड आइटम है उसको खुरचते हैं और खुरच के तुरंत मुंह के अंदर भर लेते हैं। तो ये आपका स्क्रैपिंग मोड हो गया, जहाँ खुरचना है, स्क्रैप करना है और फिर उसको खा लेना है। दूसरा आपका आ गया च्यूइंग, चबाना। ये तो सिंपल सी बात है भाई, जिसके दांत होगा वो चबाएगा, चबा के खाना। फिर तीसरा है साइफनिंग। अच्छा देखो, साइफनिंग हो गया, स्पंजिंग हो गया और सकिंग हो गया, ये तीनों एक ही जैसी चीज़ें हैं। एक साथ मैं आपको इसको समझाता हूँ ताकि तीनों क्लियर हो जाए और डाउट ना रहे। ये जो आप इमेज देख रहे हो ये बटरफ्लाई के हेड की है, बटरफ्लाई का सर है ये। इसके मुंह से आप देख सकते हो ऐसे ट्यूब टाइप का निकला हुआ है, इसको हम प्रोबोसिस कहते हैं, यानी सूंड हिंदी में जो कहा जाता है ना, जैसे हाथी की सूंड होती है वैसे बटरफ्लाई की भी सूंड होती है। इसी सूंड की मदद से वो लिक्विड वाली चीज़ों को चूसते हैं। तो बटरफ्लाई का मोड ऑफ फीडिंग है साइफनिंग। दूसरी इमेज, इन महाशय को तो आप जानते ही हो, ये हमारा प्यारा मॉस्किटो है, मच्छर है, और ये क्या करता है, सकिंग करता है। फिर तीसरी इमेज हमारी प्यारी सी हाउस फ्लाई है, जो मक्खी होती है हमारी, इसका जो मोड है वो है स्पंजिंग। ये तीनों चूसते हैं, लेकिन इन तीनों में फ़र्क है। देखो सकिंग का मतलब क्या है, जो सकिंग वाला मोड है उसमें पहले पियर्सिंग किया जाता है, छेद किया जाता है और फिर सक किया जाता है। जैसे आप मॉस्किटो को देख सकते हो, ये किसी भी चीज़ के अंदर जो भी इसको खाना होता है, पीना होता है, उसमें ये छेद करेगा। जैसे मान लो इसको खून चूसना है तो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर छेद करता है। कहते नहीं है मच्छर काट रहा है, तो वो काटने में क्या है, वो छेद कर रहा होता है, उसी की वजह से हमको पेन होता है। तो पियर्स करता है छेद करके और उसके बाद लिक्विड को सक कर लेता है। तो ये सकिंग वाला मेथड हो गया। साइफनिंग में क्या होता है, यहाँ पर छेद वगैरह नहीं किया जाता, सिंपल सा कोई लिक्विड पड़ा हुआ है उसको इस प्रोबोसिस की मदद से, ये जो सूंड है उसकी मदद से चूस लेना। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ बना के दिखा देता हूँ। पहले मॉस्किटो की बात कर लें। जैसे मान लो कोई ऐसा फल टाइप का है और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो मॉस्किटो क्या करेगा, इसके अंदर छेद करेगा, नोकीले से इसकी सूंड होती है सुई जैसी, और फिर इसके अंदर का जो फ्लूइड है उसको ड्रिंक कर लेगा। लेकिन बटरफ्लाई ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका जो प्रोबोसिस है, इसकी जो सूंड है वो छेद नहीं कर पाती, ये सिंपल बाहर पड़े हुए लिक्विड को सक कर सकती है। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है तो ये क्या करेगी, अपनी सूंड यहाँ लगा के और सिंपल इसको ड्रिंक कर लेगी। अब बात कर लेते हैं स्पंजिंग की, जैसा कि हाउस फ्लाई के अंदर होता है। स्पंजिंग का मतलब होता है गीला करना। ये किसी चीज़ में छेद नहीं कर सकती, अगर बाहर लिक्विड वगैरह पड़ा है तो उसको सक कर सकती हैं, किसी चीज़ के अंदर है तो छेद करके नहीं ड्रिंक कर पाएंगी। अब कहोगे ये साइफनिंग से कैसे अलग है, तो ये क्या करती हैं, एक लिक्विड बाहर निकालती हैं, यानी जो फूड आइटम है, जैसे मान लो कोई सॉलिड चीज़ है उसको खाना है, तो पहले लिक्विड निकालेंगे, उसको गीला करेंगी, जब वो गीला होके लिक्विड बन जाएगा तब ये ड्रिंक कर लेंगी, तो इसको हम साइफनिंग कहते हैं। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सकिंग में क्या करना पड़ता है, पहले छेद करना पड़ता है, उसके बाद ड्रिंक करना पड़ता है, इसीलिए मच्छर आपको काटता है, मक्खी आपको काटती नहीं, क्योंकि वो छेद ही नहीं कर पाएगी, वो सिंपल बाहर लिक्विड पड़ा है तो ड्रिंक कर लेगी। सॉलिड चीज़ है तो पहले उसको गीला करेगी तब वो पिएगी। और बटरफ्लाई ये साइफनिंग करती है कि बाहर जो है लिक्विड है उसको ड्रिंक कर लिया, सिंपल काम खत्म। ये जनरली नेक्टर चूसती है जो फ्लावर का होता है, तो लिक्विड वाली ही चीज़ होती है वो, इसलिए इनको गीला वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आ गया कैप्चरिंग। देखो एक तो सिंपल कैप्चर करना होता है, किसी चीज़ को पकड़ लेना, लेकिन यहाँ मोड ऑफ फीडिंग की बात हो रही है, यानी खाने का तरीका। तो कैप्चरिंग मोड ऑफ जो फीडिंग है
उसमें कोई भी एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट जो भी है वो डायरेक्ट अपने मुंह से कैप्चर करता है तो वो इसके अंदर आएगा। जैसे हमारी ईगल हो गई, ईगल अपने पंजे से पकड़ती है, कैप्चर तो करती है लेकिन कैप्चर के थ्रू फीड नहीं करती, पंजे से शिकार करेगी और उसके बाद मुंह के अंदर ले जाएगी। कुछ ऐसी बर्ड होती है जैसे कि आपका किंगफिशर हो गया, वो डायरेक्ट मुंह से शिकार करती है। क्रोकोडाइल हो गया, ये डायरेक्ट मुंह से शिकार करता है, मुंह से पकड़ता है, तो वो कैप्चरिंग मोड ऑफ फीडिंग है। फिर आपका swallowing हो गया, निगल जाना, जैसा कि आपका स्नेक वगैरह होता है। ईगल भी आपका क्या करती है, जब मुंह के अंदर जाती है तो निगल जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें आप समझ गए, आप फिल कर सकते हो। तो चलिए इसको हम फिल करते हैं। स्नेल की बात कर लें तो स्नेल क्या खाते हैं, फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है, इसको खाते हैं। इनका मोड ऑफ फीडिंग है च्यूइंग, ये चबा के खाते हैं। इनके पास एक दो नहीं हज़ारों दांत होते हैं, बहुत छोटे छोटे। एंट की बात कर लें, ये तो ओमनीवोर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन जो इनको पसंद है जनरली वो हम लिख देते हैं स्वीट फूड्स, मीठी चीज़ें ये खाते हैं। खाते तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हमको कुछ ही लिखना है, इतनी जगह नहीं कि हम पूरी डिटेल लिख सकें, तो बस एक चीज़ हमने लिख दिया। इनका मोड क्या है, स्क्रैपिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके देखो आगे आरी टाइप का लगा होता है, उसकी मदद से खुरच के खाते हैं। ईगल की बात कर लें तो ये फिश खाते हैं, कैसे खाते हैं, स्वॉलोइंग, निगल जाते हैं, दांत तो होता नहीं कि चबाएं बैठ के। हमिंग बर्ड्स की बात कर लें, इनकी लंबी सी पतली सी चोंच होती है और इनकी पतली सी जुबान भी होती है, उसकी मदद से ये लिक्विड वाली चीज़ें ड्रिंक करते हैं। जनरली ये प्लांट का जो नेक्टर होता है उसको सक करते हैं, तो ये हो गया सकिंग। नोकीली चोंच होती है तो छेद करके ड्रिंक कर सकते हैं। लाइस की बात कर लें, जो हमारे सर में जूं होती है, उनका फूड होता है ब्लड, हमारा खून चूसती हैं, क्या करती हैं, सकिंग। मॉस्किटो की बात कर लें, अब आप कहोगे सर मॉस्किटो को तो जानते हैं ब्लड, तो ब्लड नहीं होगा, अक्सर लोग यही गलती करते हैं। मॉस्किटो का जो फूड है वो ब्लड नहीं है। अब यहाँ ये भी चीज़ जान लो, मॉस्किटो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ये नेक्टर हो गया और प्लांट सैप यानी प्लांट से निकलने वाला लिक्विड जो होता है, जैसे जेली टाइप की कुछ चीज़ निकलती है, आपने देखा होगा, या कुछ प्लांट है उसको कट कर दो तो वाइट वाइट मिल्क जैसा चीज़ निकलती है, तो ये सब पीते हैं वो। और क्या करते हैं वो, सकिंग, सक करते हैं। अब रही ब्लड की बात, तो ब्लड मॉस्किटो को खाना नहीं है। वो जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसको अपने एग्स के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है और वो प्रोटीन उनको ब्लड से मिलता है। जैसे आप बीमार हो जाओ तो आप दवा खाओगे, दवा आपका खाना नहीं है, वैसे उनको जो फीमेल मॉस्किटो हैं उनको एग्स के लिए प्रोटीन चाहिए, वो ब्लड से मिलता है। तो मॉस्किटोज़ में भी जो फीमेल मॉस्किटो है वही ब्लड को ड्रिंक करती है। मेल तो बेवजह ही बदनाम है, वो तो बेचारे खून पीते ही नहीं। वो तो हो सकता है आपको गाना सुना कर चले जाएं। तो अगली बार आपको कोई मॉस्किटो काटे तो समझ जाना उसका जेंडर क्या है। अब इस टेबल का आंसर आप अलग अलग जगह देखोगे ना, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे देखो, तो बहुत सारे आंसर मिलेंगे। अगर आपको मॉस्किटो के सामने ब्लड लिखा है तो समझ जाना कि वो गलत है। तो ये जो टेबल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी को आपको फिल करना है, इधर उधर देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। बटरफ्लाई की बात कर लें तो जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि आपका इनका जो फूड होता है वो नेक्टर होता है, और ये क्या करती है, साइफनिंग इनका मोड होता है, यानी बिना छेद किए ही कोई लिक्विड वाली चीज़ है उसको ड्रिंक कर जाना। फिर हाउस फ्लाई की बात कर लें तो ये बहुत सारी चीज़ें खाती है, जैसे आपका रॉटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट या वेजिटेबल सड़ने लगता है तो देखते हो ना मक्खी लगने लगी, तो वो। और इनका मोड है स्पंजिंग, यानी पहले गीला करेंगे, जैसे कोई फ्रूट है उसको पहले लिक्विड डाल के गीला करेंगी और फिर ये ड्रिंक कर लेंगी, क्योंकि दांत होता नहीं कि चबा लें, ड्रिंक ही करना है, सॉलिड चीज़ कैसे खाएंगी, पहले गीला करना पड़ेगा। बाकी डिफरेंस मैंने सकिंग, साइफनिंग और स्पंजिंग में बता ही दिया। तो ये टेबल हमारा हो गया। अब एक अमेजिंग सा फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। जो आपकी स्टार फिश होती है, फैट्स ऑन एनिमल कवर्ड बाई हार्ड शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या खाती हैं, ऐसे एनिमल को खाते हैं जो कि हार्ड से शेल के अंदर कवर होता है, वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बेसिकली ये जो ओएस्टर होता है ना, सीप जिसको हम कहते हैं, समुद्र से निकलती है सीप ना, उसको खाती हैं। तो सीप को आपने देखा होगा तो वो शेल ऐसे रहता है, कवर रहता है पूरा, उसी के अंदर वो एनिमल होता है। ये क्या करती है, आफ्टर ओपनिंग द शेल, इस शेल को ओपन कर लेती हैं और उस शेल के अंदर बेचारा सॉफ्ट सा एनिमल होता है, उसको ही खा लेती। कैसे खाती है, द स्टार फिश पॉप्स आउट से स्टमक थ्रू इट्स माउथ। इनके खाने का तरीका बड़ा अजीब है, हम लोग मुंह से खाते हैं और पेट में जाता है, ये क्या करती हैं, मुंह खोल के पेट ही को बाहर निकाल लेती हैं और पेट खा लेता है। टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल, तो शेल के अंदर सॉफ्ट सा जो एनिमल है उस बेचारे को ये अपने पेट से खा लेते हैं, पेट बाहर निकला और खा लिया। फिर क्या होता है, द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो खाने के बाद जो पेट है वो वापस अंदर चला जाता है और धीरे धीरे वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टारफिश खाती हैं, इनका मोड ऑफ फीडिंग ये है।
क्लास 7 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं उस वाली बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स आपको मिल जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बहुत ज्यादा फिगर्स का यूज किया गया है जो आपकी लर्निंग में हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन जैसे कि पहली और बुझे वाले जो क्वेश्चन बीच बीच में आते हैं उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। फिर जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पल की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन, और अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। इंसानों के अंदर डाइजेशन किस तरह से होता है, यानी जो फूड हम खाते हैं उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनका ब्रेकडाउन सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर कैसे होता है, चलिए वो देखते हैं। हम फूड को अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, यानी इस्तेमाल करते हैं। जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का, जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वो क्या होता है, आर डिफिसेटेड, यानी वो खाली कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। यानी फूड के अंदर बॉडी के लिए जो काम की चीजें हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तो बॉडी ले लेती है, जो काम की चीज नहीं है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। क्या कभी आपने सोचा कि क्या होता है फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर, जो हम खाना खाते हैं तो उस फूड का होता क्या है, कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है, इन सब के बारे में कभी आपने सोचा? तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। जो फूड है वो पास होता है थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। कैनाल मतलब एक पैसेज, रास्ता कह सकते हो। तो एक लगातार चलने वाले रास्ते से ये फूड पास होता है, यानी कहीं बीच में गैप नहीं होता, ब्रेक नहीं होता। एक बार फूड जब हम माउथ के अंदर रखते हैं फिर वहाँ से वो चलता जाता है एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल के अंदर। ये जो कैनाल है, जो रास्ता है, ये बिगिन होता है, स्टार्ट होता है एट द बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या है, हमारी माउथ के अंदर जो खाली जगह है उसी को हम बकल कैविटी कहते हैं। और ये एंड कहाँ होता है, एनएस पे होता है। ये यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, यहाँ पर आकर ये एंड होता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से वो यहाँ से निकल जाता है। अब ये जो कैनाल है, ये जो रास्ता है, वो बटा हुआ है इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, अलग अलग सेक्शंस में ये जो हमारा पूरा पाथ है, जो कैनाल है, वो बटा हुआ है। तो वो अलग अलग कौन से कंपार्टमेंट है उसको हम जान लेते हैं। पहला आपका है बकल कैविटी, यानी माउथ की जो खाली जगह है। फिर आपका आता है फूड पाइप, या इसी को हम एसोफेगस कहते हैं। यहाँ ओ साइलेंट है, ओ एसोफेगस नहीं पढ़ा जाता, एसोफेगस पढ़ा जाता है, जिसको हम हिंदी में खाने की नली कहते हैं। फिर तीसरा जो कंपार्टमेंट है वो है स्टमक। फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिफ्थ है लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो जहाँ एंड होती है वो हिस्सा आपका रेक्टम कहलाता है। और लास्ट वाला क्या है, द एनस। अभी मैं आपको फिगर में पूरी चीज़ें दिखाऊंगा। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है? तो आप बताओ कि आपको ये लंबा रास्ता लग रहा है? भाई अलग अलग कंपार्टमेंट तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा कुछ लंबा हमको समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि ये पूरा जो रास्ता है हमारी बॉडी के अंदर ही तो है। भाई कितना बड़ा होगा, हमसे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे तब आप शॉक्ड हो जाओगे कि ये जो पूरा पाथ है वो कितना बड़ा है। अभी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये सारे कंपार्टमेंट को हम मिला लें तो क्या बनता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल बनता है। तो इस कैनाल का, इस पूरे पाथ का नाम क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर ये सारे कंपार्टमेंट है जो कि अभी हमने देखा। इसका दूसरा नाम भी है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब रोड कह सकते हो, यानी एक रोड टाइप का है जहाँ से कोई चीज़ गुजरती है। क्या गुजरती है, यहाँ पर फूड गुजरता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो ये वो रास्ता है, ये वो पाथ है जहाँ जहाँ से हमारा जो फूड है वो गुजर के जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम फिगर में देख लेते हैं। अब जो फूड है वो बॉडी के अंदर सबसे पहले कहाँ जाता है, खाने को आप मुंह के अंदर रखते हो, यानी बकल कैविटी के अंदर। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये आपके बकल कैविटी का हिस्सा है। तो खाना चला गया मुंह के अंदर। अब उसके बाद ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये आपका है एसोफेगस, या जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, खाने की नली। तो बकल कैविटी के बाद ये गया एसोफेगस के अंदर। तो ये येलो से मैं दिखा रहा हूँ, ये एसोफेगस के अंदर फूड चल रहा है। यहाँ आके ये एसोफेगस खत्म हो गया। उसके बाद कहाँ जाएगा, ये स्टमक के अंदर जाएगा। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका स्टमक का पार्ट है। तो एसोफेगस से गया ये स्टमक के अंदर। अब ये जो ब्लू से दिखा रहा हूँ ये पूरा स्टमक के अंदर है फूड। और अब ये आकर ये स्टमक से बाहर हो गया। स्टमक से निकल के कहाँ जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। तो ये जो आप चाउमीन जैसा देख रहे हो ना, मैगी जैसा, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये यहाँ से स्टार्ट होगी, जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ ना, स्टमक जहाँ एंड होता है वहीं से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो ग्रीन कलर से पूरा चल रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड अब चल रहा है। और ये पीछे से ऐसे होते हुए इधर घूमते हुए पूरा चक्कर लगा के, और ये आकर स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर एंड हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकल के अब जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारा जो येलो कलर से मैं दिखा रहा हूँ ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है जिसके अंदर फूड चल रहा है।
तो ये इस तरह से चलते हुए जाता है यहाँ तक। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन एंड हो गई। ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हो ये रेक्टम का हिस्सा है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये एनस का पार्ट है। तो फूड क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम से होते हुए एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब देखो जहां जहां मैंने लाइन ड्रॉ की है वहां से फूड गुजरा है, तो वो सारे पार्ट्स जहां से फूड गुजर के जाता है, जिसके थ्रू होके जाता है, वो सारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट हैं। इसके अलावा देखोगे कुछ और भी पार्ट्स हैं जो कि यहाँ पर फिगर में शो किए गए हैं, लेकिन उसकी तो हमने बात ही नहीं की। जैसे आपका लीवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ये सब क्या है, तो इसकी अब हम बात करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा बस याद रखना, फूड जहां जहां से गुजर के जाएगा वो हिस्सा आपका एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होगा। अब जो फूड कंपोनेंट है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं जैसे जैसे फूड ट्रेवल करता है अलग अलग कंपार्टमेंट में। यानी आम भाषा में हम क्या जानते थे कि भैया पेट में खाना हजम होता है, तो ये सच्चाई नहीं है। पेट में होता है, लेकिन सिर्फ पेट में होता है ऐसी बात नहीं है। जब खाना हम मुंह के अंदर रखते हैं डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है, और जहां जहां से फूड गुजरेगा हर जगह कुछ ना कुछ उस पर काम होगा। तो डाइजेशन आपका माउथ में भी होता है, स्टमक के अंदर भी होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। अब जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल होती है, अंदर की जो दीवार होती है, वहां से क्या निकलता है, डाइजेस्टिव जूसेस निकलता है। यानी ऐसे जूस जो डाइजेशन में मदद करते हैं। भाई खाना हजम होगा सिर्फ चलने से थोड़ी ना हजम हो जाएगा कि फूड यहां से गुजर गया और खाना हजम हो गया। कुछ केमिकल वगैरह उस पर पड़ेगा तब डाइजेशन होगा। तो यहां से कुछ केमिकल वगैरह निकलते हैं। और कहाँ से निकलते हैं, बहुत से जो ग्लैंड्स हैं। अब कहोगे ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये एक तरीके के ऑर्गन होते हैं, बॉडी के एक पार्ट होते हैं कह सकते हो, जो कुछ सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं। यानी यहाँ से कुछ सब्सटेंस निकलते हैं। अब इन सब्सटेंस का अलग अलग फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं। सिंपल लैंग्वेज इतना समझो कि यहाँ से कुछ केमिकल निकलते हैं, वो केमिकल कुछ काम करते हैं, तो जहाँ से वो केमिकल्स निकलेंगे उसको हम ग्लैंड्स कहेंगे। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़े हुए कुछ ग्लैंड भी हैं। वो ग्लैंड कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ये भी सिक्रीट करते हैं। यहाँ से भी निकलते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूसेस। तो डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ से निकल रहे हैं, एक तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल है, दीवार है, वहाँ से निकल रहे हैं। और इसके अलावा उनसे जुड़े हुए कुछ जो ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, यहाँ से भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस है ये क्या करते हैं, कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपलर वन। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल बनाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब एक वर्ड आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्या है, तो पूरा का पूरा जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है, और उससे जुड़े हुए जो ग्लैंड है, इन दोनों को मिला लें तो यही मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल से अलग क्यों है, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो डाइजेशन में मदद कर रही हैं, और एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर वही चीज आएगी जहां से फूड गुजरेगा। अब यहां ऊपर फिगर में आपको दिखाऊं, लीवर की बात कर लें, गाल ब्लैडर की बात कर लें, क्या फूड इनके थ्रू गुजरा? फूड लीवर के अंदर नहीं जाता, गाल ब्लैडर के अंदर नहीं जाता, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर नहीं जाता, पैनक्रियाज के अंदर नहीं जाता, तो फूड इनके अंदर नहीं जाता, यहां से होके नहीं गुजरता, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट नहीं हुए। लेकिन डाइजेशन में मदद करते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हुए, क्योंकि लीवर से कुछ चीजें निकलती हैं जो कि आपकी डाइजेशन में मदद करती हैं। पैनक्रियाज से, सलाइवरी ग्लैंड से, इन जगहों से जो चीजें निकलती हैं वो डाइजेशन में आपकी मदद करती हैं। तो जहां से फूड गुजरता है और वो सारी चीजें जो कि डाइजेशन में मदद करती हैं, इन सबको मिला लें तो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा। अब चलिए जानते हैं क्या होता है फूड के साथ अलग अलग पार्ट्स में ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जहां जहां से खाना गुजरता है उन अलग अलग जगहों पे होता क्या है। यानी अब एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला आता है द माउथ एंड बकल कैविटी, जो हमारा मुंह है, मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसके बारे में बात करते हैं। फूड बॉडी के अंदर कैसे जाता है, माउथ से जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो इंजेशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बॉडी के अंदर फूड ले जाते हैं। हम चबाते हैं फूड को अपने दांतों से और ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं मैकेनिकली इनटू स्मॉलर पीसेस। मैकेनिकली का मतलब क्या है, जहाँ फोर्स वगैरह लगती है। भाई किसी चीज़ को चबाओगे, दबाओगे तो ताकत लगेगी ना, तो अपनी ताकत लगा के दांत से चबा के जो फूड है उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। हर जो टूथ होता है वो रूटेड होता है, यानी उसकी जो जड़ें हैं वो अलग अलग सॉकेट के अंदर फिट होती हैं, गम्स के अंदर। यानी जो हमारे गम्स है, हमारे जो मसूड़े हैं, उसके अंदर कुछ जगह बनी होती है, उसी के अंदर जो हमारे टूथ है, हमारे जो दांत हैं, उनकी जड़ें जाकर फिट हो जाती हैं उस खाली जगह पे, उस सॉकेट के अंदर।
अब जो हमारे टीथ है ना वो सब एक जैसे नहीं होते, टीथ दिखने में अलग होते हैं और अलग अलग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इसी वजह से उनका अलग अलग नाम भी रखा गया है। भाई काम अलग, दिखने में अलग, तो नाम भी अलग। टीथ के बारे में आगे जानने से पहले थोड़ा सा हम ऊपर जो लिखा है उसको हम देख लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। क्या आपको अपने दांत का गिरना याद है कुछ सालों पहले? भाई इसको कौन भूल सकता है। जब दांत गिरने लगते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है, हंस भी नहीं पाते सही से। तो जो पहले सेट ऑफ टीथ ग्रो होते हैं ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी जब बहुत छोटे से हम होते हैं, तो उस समय जो पहली बार दांत निकलता है, वो जो दांत है वो गिर जाता है लगभग जो आपकी 6 से 8 साल की उम्र होती है उसमें ही गिर जाते हैं। तो जो पहले वाले दांत होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत। फिर उसके बाद दूसरे जो दांत निकलते हैं, बड़े बड़े दांत निकलते हैं, तो दूसरे तरीके के दांत रिप्लेस कर लेते हैं, इनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। यानी पहली बार जब निकलते हैं तो वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। फिर वो 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं, उनकी जगह दूसरे दांत निकलते हैं जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। अब ये जो परमानेंट टीथ हैं वो पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकते हैं, या फिर बुढ़ापे में गिर सकते हैं, या कोई डेंटल डिजीज़ हो गई, दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई तो गिर गए। अब बूझो की भी समस्या देख लेते हैं। बूझो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। बूझो फैसिनेटेड है, मतलब आकर्षित है, अट्रैक्ट हुआ है कि जो बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड शेप में स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो मैगी जैसी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बारे में ये जानना चाह रहा है। क्या जानना चाह रहा है? कि ये कितनी लंबी होगी। चाउमीन की तरह इसको लपेट के रख तो दिया गया है, लेकिन असली में अगर इसको हम खोल दें तो वो कितनी बड़ी होगी। क्या आप कोई गैस करना चाहते हो? तो आपको पेज नंबर 16 पे इसकी लगभग जो लेंथ है वो मिल जाएगी। जानते हो कितनी लंबी होती है ये होती है लगभग लगा कि 7.5 मीटर। ये कितना होता है? ये होता है लगभग 24 फीट। मेरे घर की जो छत है वो 10 फीट पे है, यानी आप ऐसे समझ लो लगभग 2 से 2.5 मंजिला इतनी लंबी होती है। अगर 2 मंजिला ऊपर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को खोलें तो वो नीचे तक पहुंच जाएगी, इतनी लंबी होती है। तो जो अभी पूछा जा रहा था ना कि क्या ये लंबा सा पाथ है, तो वैसे तो आपको ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर इन सबको खोल दें तो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। अब ज़रा इमेजिन करो कितना लंबा स्ट्रक्चर एकोमोडेटेड है, यानी फिट है हमारे छोटी सी जगह में हमारी बॉडी के। भाई अगर आप पेट का स्पेस देखो कि कितनी बड़ी होती है, उसके अंदर 7.5 मीटर की कोई चीज़ फिट हो, और सिर्फ वही नहीं उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो कितने कमाल की बात है ये। अब टीथ के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी 2.2। अपने हाथ को धो लो और शीशे में देखो और दांत गिनना शुरू कर दो। इंडेक्स फिंगर का यूज़ कर सकते हो टीथ को फील करने के लिए, क्या किस तरीके के टीथ है, कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। कितने तरीके के टीथ आपको पता चले? भाई अभी ऊपर हमने देखा कि अलग अलग तरीके के टीथ होते हैं, वो दिखने में अलग है, फंक्शन अलग है, तो जब छुओगे तो कुछ पता चलेगा कि हाँ ये टीथ अलग है, वो अलग है। अब एक काम करो, एक एप्पल का पीस ले लो या कोई ब्रेड का टुकड़ा ले लो और उसको खाओ। अब ध्यान दो कि कौन से टीथ का आपने यूज़ किया बाइटिंग के लिए और कटिंग के लिए। ब्रेड को आपने बाइट किया या कट किया तो कौन सा टीथ का यूज़ किया। आप अभी ट्राई कर सकते हो कोई चीज़ इस तरह से हो तो। नहीं तो जब भी खाना इसको ध्यान देना कि हम क्या करते हैं, सामने के टीथ का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ कट करनी होती है। एंड विच वन फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, कोई चीज़ फाड़ना हो, छेद करना हो तो कौन सा टीथ का यूज़ करते हैं। तो शीशे में आप देखो या टच करके फील कर लो कि कुछ नुकीले दांत भी आपके होते हैं, 2 ऊपर की तरफ होते हैं, 2 नीचे की तरफ होते हैं। किसी चीज़ को टीयर करना होता है या छेद करना होता है तो उन टीथ का हम यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। अब चबाने के लिए या ग्राइंडिंग यानी पीसने के लिए कौन से दांत का यूज़ करते हैं। जब आप खाना खाते हो ध्यान देना, तो कट तो कर लिया आपने सामने की टीथ से, जब चबाते हो तो साइड के आपके जो दांत हैं उनका यूज़ करते हो, लेफ्ट या राइट। अब जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व की उसको रिकॉर्ड करो इस टेबल के अंदर। अब ये जो ऊपर फिगर दी है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो टीथ हमारे इस तरह से होते हैं। ये फिगर आपको ना समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा मैं आपको दूसरी फिगर दिखाता हूँ। ये इस इमेज में आप देख सकते हो, ऐसे आपके ऊपर के दांत होते हैं और इस तरह से आपके नीचे के दांत होते हैं। अगर इस मुंह को पूरी तरह से हम खोल दें, जो कि जिंदा रहते खुलना पॉसिबल नहीं है, तो हमें किस तरह से ये दिखेगा, चलिए देखते हैं। ये इस तरह से कुछ दिखेगा, जहाँ पर ये सारे जो है वो ऊपर के दांत हैं और ये वाले सारे नीचे के दांत हैं। अब इन सारे दांत के बारे में हमको पढ़ना है। आप कहोगे इतने सारे दांत, चलिए मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। जैसे आपके ऊपर के दांत है उन्हीं का सेम कॉपी आपका नीचे वाला दांत है, या हम कह सकते हैं जैसा नीचे वाला दांत सेम उसी तरह से ऊपर वाले दांत। यानी अब आपको कोई एक दांत पढ़ लो, चाहे ऊपर वाले पढ़ लो चाहे नीचे वाले, आपका काम हो जाएगा। अब देखो सामने के ये जो 4 दांत होते हैं ये बाइटिंग या कटिंग के काम आते हैं। अभी इसका नाम हम देख लेंगे। और उसके ठीक बगल में ये वाला दांत और ये वाला दांत थोड़े नोकीले होते हैं, ये टीयरिंग और पियर्सिंग के काम आते हैं। जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया ये चपटे से होते हैं, फ्लैट टाइप के होते हैं, जैसे आपकी छुरी होती है ना कट करने के लिए, उस तरह से होते हैं। और जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया जो आपकी नाइफ की
छुरी की जो नोक होती है उस टाइप के होते हैं, नुकीले होते हैं। अब ये जो दो दांत हैं और इधर वाले जो दो दांत हैं ये थोड़े से चौड़े होते हैं, हल्का सा फ्लैट होते हैं, किनारे पे थोड़ी सी नोक निकली होती है। ये चबाने के अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चबाने में यूज़ होते हैं। उसके बाद मेन जो चबाने का काम है वो करते हैं आपके ये जो 3 दांत हैं इधर और 3 दांत इधर। ये पिंक वालों से और ज़्यादा चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं और ये चपटे होते हैं। तो किसी चीज़ को पीसने के लिए, चबाने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो पिंक वाले टीथ हैं वो आप ऐसे समझ सकते हो, ग्रीन वाले और ये जो मैंने ऑरेंज से मार्क किया है 3 दांत, इनका एक तरह का मिक्सचर है। यानी दोनों प्रॉपर्टी इनके अंदर देखने को मिलती है कि थोड़े से चपटे भी होते हैं, थोड़े नोकीले भी होते हैं, ये पिंक वाले। अब इन्हीं का कॉपी नीचे वाले हैं, तो नीचे वाले अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फिगर को हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो आपके बुक में दी हुई है। ये जो सामने के हमारे 4 दांत हैं इनका नाम क्या है? इंसीजर। दिखने में किस तरह से हैं आप देख सकते हो, इस तरह से इनकी रूट होती है, सॉकेट में फिट होते हैं, ऊपर से इस तरह से दिखते हैं। ये फ्लैट से होते हैं, चपटे से होते हैं और ये ऐसे लगभग ये स्ट्रेट होता है ताकि किसी चीज़ को कट करने में काम आए। फिर ये वाले एक और ये वाला एक, इसको हम कैनाइन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये थोड़ा सा नोकीला टाइप का होता है। फिर उसके बाद ये 2 दांत जो है और इधर के जो 2 दांत हैं इनको हम प्री मोलर कहते हैं। ये थोड़े से चौड़े होते हैं और ऊपर से हल्का सा फ्लैट होते हैं। बस इधर कॉर्नर पे थोड़ा सा ऐसे नोक निकली होती है और यहाँ हल्का सा नोक निकली होती है, तो इनको हम प्री मोलर कहते हैं। और ये जो 3 दांत इधर के हैं और इधर के हैं इनको हम कहते हैं मोलर। इनका शेप आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ऊपर से फ्लैट होते हैं और ये प्री मोलर से और ज़्यादा चौड़े होते हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं। तो जो आपका प्री मोलर है वो कैनाइन और मोलर के बीच में आता है, यानी दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। अब इस टेबल के अंदर हमको क्या करना है कि कौन से टीथ कितने हैं ये आप बता दो। तो ये मैंने आपको ऊपर करा ही दिया कि जो कटिंग और बाइटिंग वाले टीथ हैं वो कौन से हैं आपके। ये येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है इंसीजर, ये कितने हैं? 4 हैं। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले दांत जितने हैं उन्हीं का सेम कॉपी ऊपर वाले हैं, यानी दोनों एक दूसरे का कॉपी हैं। तो लोअर जॉ, नीचे वाले जबड़े में जो दांत लगे हुए हैं, जिस टाइप के जितने नीचे होंगे उसी टाइप के उतने ऊपर होंगे। तो 4 आपके नीचे हैं तो 4 आपके ऊपर हैं। फिर पियर्सिंग और टीयरिंग कौन से हैं? ये ग्रीन कलर वाले जो मैंने आपको बताया, कैनाइन जिसको हम कहते हैं, ये नोकीले दांत होते हैं। ये कितने हैं? 2 दिख रहे हैं ना, तो 2 आपके नीचे हैं तो 2 आपके ऊपर हैं। फिर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, चबाने और ग्राइंड करने के लिए कौन से दांत यूज़ होते हैं? इसके लिए 2 तरीके के दांत यूज़ होते हैं, एक तो आपके प्री मोलर हैं और दूसरे आपके मोलर हैं। अब प्री मोलर कितने हैं? इधर साइड आपके 2 हैं, इधर साइड 2 हैं, तो ये हो गए 4। मोलर आपके इधर 3, इधर 3, 3 3 6 हो गया, तो 4 + 6 कितना हो गया? 10 हो गया। तो यहाँ लिख दोगे आप 10 और ये 10। फिर टोटल बताने हैं तो ये 4 और 4 ऐड कर लोगे तो 8 हो गया, 2 और 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया, 10 और 10 आपके 20 हो गए। अब टीथ का नाम और कितने होते हैं इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, जैसा कि मैंने याद किया था, तो वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है आपके थोड़ा काम आ जाए। इसकी ट्रिक होती है, मैंने प्रधानमंत्री को देखा। क्या किया मैंने? मैंने प्रधानमंत्री को देखा। इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे? ICPM, मैंने प्रधानमंत्री को देखा। अब I से क्या है? इंसीजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर, M से मोलर। इसी ऑर्डर में हमारे होते हैं अगर फ्रंट से हम देखना शुरू करें। अब मिल्क टीथ का आपको दिया नहीं, इसीलिए मैं आपको नहीं बताता हूँ, आपको अपना लिखना था टेबल के अंदर, और आप सभी लोगों का मिल्क का टीथ तो टूट ही चुका होगा। तो परमानेंट टीथ की हम सिर्फ बात करते हैं। इसका कोड आप याद रखना 4 2 4 6, 42 46, इस तरह से भी याद कर सकते हो। तो इंसीजर कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये सिर्फ एक साइड का हम बता रहे हैं कि ऊपर के या नीचे, जिसका भी देख लो, ऊपर वाले दांत देख लो, नीचे वाले दांत देख लो, उसका अगर टोटल पूछ ले तो इन्हीं का डबल कर देना है। और अगर आपको सिंपल एक साइड का पूछ ले कि नीचे वाले दांत का बताओ, ऊपर वाले दांत का बताओ, तो किसी एक साइड का अगर पूछ ले तो जैसे ऊपर वाले दांत का है तो ऊपर वाले दांत में 4 आपके इंसीजर होंगे, 2 कैनाइन होंगे, 4 प्री मोलर होंगे और 6 आपके मोलर होंगे। तो इस तरह से याद रख सकते हो ICPM 42 46, 4 2 4 6। अब हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से सलाइवा निकलता है। जो हमारी राल या लार जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ से निकलती है? हमारे मुंह के अंदर कुछ जगह होती है, ग्लैंड होते हैं, वहाँ से ये सलाइवा निकलता है। क्या आप जानते हो कि इस सलाइवा का एक्शन क्या होता है फूड पे? भाई मुंह से हमारे रार निकल रही है तो उसका कोई यूज़ होगा, तो वो क्या यूज़ है, फूड पे किस तरह से वो काम करती है, उसके बारे में चलिए फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए हमको एक्टिविटी करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 2.3। आपको 2 टेस्ट ट्यूब ले लेना है, उन पे लेबलिंग कर देनी है, यानी एक टेस्ट ट्यूब पे A लिख दो, दूसरे पे B लिख दो। टेस्ट ट्यूब A के अंदर 1 चम्मच आपको बॉइल्ड राइस डाल देना है, उबला हुआ चावल टेस्ट ट्यूब A के अंदर डाल दो। टेस्ट ट्यूब B के अंदर भी
1 चम्मच आपको उबला हुआ चावल डालना है, लेकिन आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। ए वाले में तो उबला चावल सीधे लिया आपने डाल दिया, बी वाले के अंदर उबला चावल पहले उसको चबा लो 3 से 5 मिनट तक, चबाने के बाद मुंह से चबा के उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको डाल देना है। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 to 4 ml वाटर डाल देना है। अब 2-3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डालो और ऑब्जर्व करो आपको क्या ऑब्जर्व होगा। देखो आपको ऑब्जर्व ये होगा कि टेस्ट ट्यूब ए के अंदर उबला चावल आपने डाला, पानी डाला, उसके बाद जब आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा। वहीं बी वाले के अंदर चबाया हुआ उबला हुआ चावल डालोगे और पानी डालोगे और फिर आयोडीन सोल्यूशन डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब सवाल यह है, व्हाई इज देयर अ चेंज इन द कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स? टेस्ट ट्यूब ए के अंदर कलर चेंज क्यों हुआ और बी के अंदर क्यों नहीं हुआ? अभी जो रिजल्ट है उसको अपने क्लासमेट के साथ और टीचर के साथ डिस्कस करो कि ऐसा क्यों हुआ। देखो हुआ ये कि आप क्लास 6 में पढ़ कर आ रहे हो कि किसी भी फूड आइटम के अंदर अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है उस पर अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। राइस के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमने आयोडीन सोल्यूशन डाला, ब्लू ब्लैक हो गया, जो कि होना ही था। अब बी वाले में कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब बी वाले के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमने तो चावल ही लिया था। तो हुआ ये, द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जब हमने उस चावल को चबाया तो हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा थी, जो राल थी, वो उस फूड के साथ मिक्स हो गई। उस सलाइवा ने क्या किया, जो चावल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था उसका ब्रेक डाउन कर दिया और स्टार्च से उसको शुगर बना दिया। तो अब स्टार्च नहीं रह गई, वो शुगर बन गई। इससे बात हमको क्या समझ में आई कि फूड का जो ब्रेक डाउन है या हम कह सकते हैं जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। कि हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा निकलती है वो फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर में बदल देती है, यानी ब्रेक डाउन कर देती है। अब टंग की बात कर लेते हैं। जो हमारी टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है। फ्लैश मतलब गोश्त होता है, मस्कुलर यानी जो अपना शेप चेंज कर सके, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सके। तो हमारी टंग इधर उधर शेप ले सकती है। अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है उसमें नीचे साइड ये टंग फिट होती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट, तो टंग का एक हिस्सा तो हमारे मुंह के अंदर नीचे की तरफ फिट होता है, दूसरा हिस्सा फ्री होता है जो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। क्या आप टंग का फंक्शन जानते हो? आप कहोगे बात करने के लिए। हाँ, बात करने के लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये क्या करती है, मिक्स करती है सलाइवा को फूड के साथ। जब हम खाने को चबा रहे होते हैं, कभी खाना खाते समय ध्यान देना, आपकी ज़ुबान चलती रहती है। वो ज़ुबान अपने आप ऑटोमेटिक कैसे चलती है, वो जो सलाइवा उसको फूड के साथ मिक्स कर रही होती है ताकि उस फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है उसका ब्रेक डाउन हो सके और वो शुगर में बदल सके। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो कि अक्सर लोग क्या करते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और खा रहे हैं। वो ज़्यादा टाइम अपना मुंह के अंदर खाने को नहीं रख पाते, बस निगल रहे हैं खाने को। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, क्योंकि जो काम मुंह के अंदर हो जाना चाहिए था अब वो डाल दिया कि जाओ पेट के अंदर हो। तो खाने को हमको अच्छे से चबाना चाहिए। चबाने से एक तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, दूसरा सलाइवा भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा ताकि जो स्टार्च है वो शुगर के अंदर ब्रेक डाउन हो सके। और ये जो टंग है वो खाने को निगलने में भी हमारी मदद करती है, वो एक तरह से पुश करती है, अंदर की तरफ धक्का देती है। वरना फूड को आप हाथ से तो गले के अंदर नहीं डालते ना, वो काम तो आपके टंग का होता है। और क्या काम है, हम फूड को टेस्ट भी करते हैं टंग से। इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद कलियाँ जिसको हम कहते हैं, सेंसर टाइप का लगा होता है, जिससे जब अलग अलग टेस्ट की कोई चीज़ आती है तो हमारी जो टंग है वो डिटेक्ट कर सकती है कि हाँ ये मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि क्या है। तो अलग अलग जो टेस्ट है फूड का उसको वो डिटेक्ट कर लेती है। अब टंग में आगे थोड़ा बढ़ने से पहले ये जो लिखा हुआ उसको हम देख लेते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी जो मीठी चीज़ें हैं, और टूथ डिके का मतलब होता है दांतों का सड़ना, दांतों का नष्ट होना। आमतौर से जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होते, वो नुकसान नहीं पहुंचाते हमको। लेकिन अगर हम अपने दांतों को और मुंह को साफ नहीं करेंगे खाने के बाद, तो बहुत से जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, गंदे वाले गुंडे वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो हमारे मुंह के अंदर रहने लगेंगे और ग्रो करने लगेंगे। अब ये जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अभी हमने देखा कि हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, जो स्टार्च है उसका ब्रेक डाउन होता है और वो शुगर में बदल जाती है। अब शुगर में बदल गया, वैसे तो फूड चला जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ हिस्सा हमारे मुंह के अंदर लगा रह जाता है जो लेफ्ट ओवर फूड होता है। अब अगर उसको हम साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो गंदे वाले बैक्टीरिया हैं ये उन शुगर का भी ब्रेक डाउन कर देंगे और क्या बना देंगे, एसिड रिलीज करेंगे। अब चैप्टर 4 के अंदर हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे समझ लो एसिड जो है हमारे टीथ के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो एसिड है वो धीरे धीरे हमारे टीथ को डैमेज करता है। इसी को हम टूथ डिके कहते हैं, यानी दांत हमारा सड़ने लगा है, खराब होने लगा है। किसकी वजह से, एसिड की वजह से। एसिड कहाँ से मिला, वो गंदे वाले जो बैक्टीरिया है ना, वो जो शुगर हमारे मुंह के अंदर थी उसको एसिड में बदल दिया उन्होंने, और वो एसिड हमारे टीथ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर टाइम पे इसको ट्रीट नहीं किया गया तो इसकी वजह से टूथएक हो सकता है, यानी दांतों में दर्द हो सकता है। और बुरे से बुरा क्या हो सकता है, दांत ही गिर जाएगा, ना रहेगा दांत, ना उसकी सफाई की ज़रूरत।
चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक और दूसरे जो शुगर वाले प्रोडक्ट हैं, ये सबसे बड़ा मुजरिम है इन टूथ डिके में। देखो वैसे फूड आइटम्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, उससे जो शुगर बनती है वो इतनी क्वांटिटी में नहीं होती, लेकिन अगर शुगर वाले सब्सटेंस ही खाओगे, चॉकलेट हो गया, स्वीट्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, जिसके अंदर भर भर के शुगर होती है, तो भैया भर भर के एसिड बनेगा और फिर आपके टीथ के साथ क्या होगा आप जानते ही हो। तो ये सबसे बड़े बदमाश हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए ब्रश से या दातून जो मिसवाक वगैरह होती है ना नीम वगैरह की, उससे। और डेंटल फ्लॉस एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि दांतों के बीच के अंदर मूव कराया जाता है ताकि दांतों के बीच में जो फूड पार्टिकल फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। तो इन सब का यूज़ करके अपने मुंह को साफ करना है कि दांत में कोई चीज़ ना लगी रहे। और ये कितनी बार करना है, जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि रोज़ाना 2 बार करना है कम से कम। और कुल्ला करना है हर खाने के बाद, यानी ब्रश वगैरह से मुंह को साफ करना है, सुबह शाम तो करना ही करना है, कम से कम इतना तो करना ही है। सुबह उठे तो कर लिया और रात में सोने से पहले कर लिया। और हर खाने के बाद कुल्ला करना है या कुल्ली करना है अच्छे से। और किसी को भी गंदी उंगली को अपने मुंह के अंदर नहीं डालना है, या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि धुले ना हो उसको मुंह के अंदर नहीं डालना है। अब ये साइड में फिगर दिख रही है ना, क्या होता है, देखो एसिड की वजह से हल्का सा एक जगह बन जाती है, जिससे जो एसिड है वो अंदर की तरफ जाने लगता है, फिर ये अंदर इस तरह से खोखला होने लगता है, ये जगह बन जाती है और फिर ये यहाँ से दांत गायब हो गया। अब इस दांत का कुछ नहीं हो सकता, इस दांत को निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा आपका बुरा हाल। तो ग्रेजुअल डिके ऑफ टूथ, धीरे धीरे टूथ किस तरह डिके होता है वो आपकी ये फिगर बनी हुई है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं या बात कर रहे हैं, हंस रहे खाते समय, तो आपको खांसी आ सकती है, या हिचकी आने लग सकती है, या चोकिंग सेंसेशन, यानी ऐसा हो सकता है खाना अटक गया, सांस नहीं ले पा रहे। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? दिस हैपेंस व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। ये तब होता है जब जो फूड पार्टिकल है, जो खाना है हमारा, वो विंड पाइप में चला जाए। अब विंड पाइप क्या है? ये जो विंड पाइप है ये एयर को कैरी करती है हमारी नॉस्ट्रिल से लंग की तरफ। नाक से जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर है वो विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स के अंदर जाती है। तो वो रास्ता जो है वो एयर के जाने का है। अब उसके अंदर खाना घुस गया तो क्या होगा, भैया रास्ता बंद हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। अब कमाल की बात यह है कि इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये फूड पाइप के अगल ही बगल रहती है। चलिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। देखो जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर जाती है नाक से ऐसे होते हुए ये इधर की तरफ आके, ये हमारा विंड पाइप है जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूँ। फिर आगे क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम का ही फिगर है, ये इधर आपका लंग वगैरह होता है तो उसके अंदर चली जाती है। जो खाना हम खाते हैं वो आकर ये इधर से इधर चली जाती है। अब देखो बिल्कुल दोनों अगल ही बगल है, इधर साइड आपका फूड पाइप है और ये विंड पाइप है। अगर खाना इधर से थोड़ा सा इधर चला गया विंड पाइप में तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगेगी। तो जल्दी जल्दी खाने में ये होता है कि मान लो जल्दी जल्दी खा रहे हो, यहाँ फंस गया, ठूस गया बिल्कुल, तो जगह नहीं मिली तो खाना कुछ इधर चला गया, या बात करने की वजह से, हंसने की वजह से वाइब्रेशन जो होते हैं वो उसकी वजह से भी इधर चला जाता है। तो खाते समय मजाक नहीं। बट इनसाइड द थ्रोट, गले के अंदर एयर और फूड पाइप शेयर करते हैं कॉमन पैसेज, यानी स्टार्टिंग में दोनों का रास्ता एक होता है, फिर आगे जाके दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। ये आप देख सकते हो कि यहाँ इस हिस्से में यहाँ तक तो रास्ता दोनों का सेम है, यहाँ से एयर भी आ रही है अंदर और इधर से फूड भी आ रहा है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। फिर आगे चल के फूड हमारा इधर चला जाता है और एयर इधर निकल जाती है। तो एक टाइम पे दोनों का रास्ता एक ही होता है, एक ही जगह से दोनों चीज़ें जा रही होती हैं। तो सवाल ये है कि अगर रास्ता एक है तो ये कैसे फूड को पता चलता है कि हमको फूड पाइप के अंदर जाना है, और एयर को कैसे पता चलता है कि हमको विंड पाइप के अंदर ही जाना है? पहले तो दोनों साथ ही में जा रहे थे, फिर वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते। तो यही सवाल यहाँ कह रहा है कि जो फूड है वो कैसे प्रिवेंट होता है, कैसे बचाया जाता है कि वो विंड पाइप में ना चला जाए। ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वॉलोइंग, जब हम खाने को निगलते हैं तो एक फ्लैप लाइक वॉल्व, तो एक पट्टी टाइप का, एक पर्दे टाइप का एक वॉल्व होता है, एक दरवाजा समझ सकते हो, जो कि क्लोज कर देता है पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू फूड पाइप। यानी जब हम खाना निगल रहे होते हैं तो विंड पाइप वाला रास्ता बंद हो जाता है। तो रास्ता बंद हो गया तो भैया खाने के सामने एक ही रास्ता बचा कि जाओ फूड पाइप के अंदर। लेकिन जब हम हंसते हैं तो उस केस में हमारी एयर बॉडी के अंदर मूवमेंट कर रही होती है, तो ये जो वॉल्व है थोड़ा सा खुला रह जाता है। अब थोड़ा सा खुला रह जाएगा तो क्या होगा, फूड उधर जाने के चांस होता है। अब किसी तरीके से भी फूड पार्टिकल विंड पाइप के अंदर इंटर कर जाता है तो हम चोक्ड फील करते हैं, यानी घुटन सी होने लगती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हिचकी आने लगती है या खांसी आने लगती है। अब चलिए टेस्ट बर्ड की पोजीशन हम जान लेते हैं एक एक्टिविटी करके। जो हमारी टंग है ना, हमारी जुबान है ना, उसमें हर जगह हर तरीके का टेस्ट नहीं मिलता, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का टेस्ट मिलता है। जैसे हमारी टंग का कुछ हिस्सा है वहाँ पर हमको मीठा फील होगा, उसके अलावा कहीं पर भी हम रखेंगे कोई मीठी चीज़ तो हमको एहसास ही नहीं होगा, उसका टेस्ट ही नहीं पता चलेगा। इस चीज़ को कभी ऑब्जर्व करना, आप कोई मीठी चीज़ ले लो, शहद वगैरह ऐसे ले लिया और टंग में बिल्कुल अंदर की तरफ उस शहद को लगा दो तो आपको उसकी मिठास का एहसास ही नहीं होगा। अगर आपको मीठा टेस्ट चाहिए ना
तो फ्रंट वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको टेस्ट करना होगा। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई कड़वी चीज़ आप खा रहे हो तो मुंह के अंदर वो थोड़ी सी जाती है, तब आपको उसका एहसास होता है अरे यार तो बहुत कड़वी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कड़वा टेस्ट है वो हमको ज़ुबान के और अंदर वाले हिस्से में मिलता है। अभी वो सारा पार्ट हम देखेंगे। आपको ये एक्टिविटी 2.4 है, आपको प्रिपेयर करना है कुछ सैंपल, जैसे आपका शुगर सोल्यूशन हो गया, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, लेमन जूस हो गया, जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गाउड। यानी एक मीठी चीज़ का सोल्यूशन ले लेना है और एक नमकीन चीज़ का सोल्यूशन ले लेना है। लेमन जूस खट्टा होता है तो खट्टा वाला एक तो जूस ले लेना है, और नीम की पत्ती आपका जो करेला होता है उसको पीस करके उसका जूस निकाल लो। यानी मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, ये चीज़ें आपको ले लेनी है। किसी एक क्लासमेट को पकड़ो और उसके आँख में पट्टी बांध दो और उससे कहो कि अपनी ज़ुबान बाहर निकालो और बिल्कुल स्ट्रेट रखना, फ्लैट पोजीशन में। अब एक साफ़ सुथरी टूथपिक लो और जो ऊपर सैंपल दिए हैं उनको एक एक करके अलग अलग हिस्से पे टंग के, जो कि आपको ऊपर फिगर में दिया हुआ है, वहाँ पर उसको टच कराओ। यानी एक बार आपको क्या करना है, टूथपिक को शुगर सोल्यूशन में डिप करा लो, फिर यहाँ पर जो अलग अलग रीजन दिए हुए हैं वहाँ टच कराओ। यानी शुगर सोल्यूशन को एक बार यहाँ टच कराओ, एक बार यहाँ, यहाँ, यहाँ पर और यहाँ पर, इन सब जगह टच कराओ। तो हर जगह टच कराने के बाद उससे पूछो कि बताओ क्या आपको फील हो रहा है, क्या टेस्ट आपको पता चल रहा है। अब यहाँ से आप ये नोट कर लो कि टंग का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ पर उसको मीठा फील हो रहा है। हर जगह उसको मीठा फील नहीं होगा, कुछ एक हिस्सा टंग का ऐसा होगा जहाँ उसको मीठा फील होगा कि वहाँ जब टच कराओगे तो कहेगा ये तो मीठा चीज़ है, और मीठी चीज़ को उसके अलावा कहीं टच कराओगे तो कहेगा हमको नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा कि मीठा है कि खट्टा है कि कड़वा है कि क्या है। इसी तरीके से आपको हर सैंपल का कर लेना है। अलग अलग टूथपिक का आपको यूज़ करना है हर सैंपल के लिए, और अपने क्लासमेट से पूछो कि कौन से एरिया टंग का डिटेक्ट कर रहा है स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बिटर सब्सटेंस। ठीक है, सब आपको चेक करना है। फिर आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को राइट डाउन करना है और इस फिगर के अंदर लेबल करना है। इस एक्टिविटी को अलग क्लासमेट के साथ भी रिपीट करो। तो सब करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर स्वीट, मीठे का एहसास होता है, और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा यहाँ पर सॉल्टी, नमकीन फील होगा। यानी ये वो हिस्से हैं दोनों जहाँ पर आपको नमकीन फील होगा। इसके अलावा कहीं पर भी अगर नमकीन चीज़ को टच कराओगे तो फील ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ है यहाँ पर कि नहीं है। और ये वाला हिस्सा जो है और इधर का ये वाला हिस्सा, यहाँ सॉर यानी खट्टा फील होगा। तो लेमन जूस जब यहाँ टच कराओगे तब पता चलेगा, उसको फील होगा कि हाँ कोई खट्टी चीज़ है, उसके अलावा कहीं पर नहीं। और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर फील होगा बिटर, कड़वा। दवा खाते हो ना तो गले की तरफ जाती है तब ज़्यादा कड़वा फील होता है अगर आप पीस के पी रहे हो तो। ठीक है, तो ये वो रीजन है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टेस्ट फील होते हैं। तो ये पूरी टंग की कहानी हो गई। अब बात कर लेते हैं द फूड पाइप, या जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। जो खाना हम सॉलो करते हैं, निगलते हैं, वो पास ऑन होता है फूड पाइप या एसोफेगस में। अब नीचे आपको फिगर दी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा फूड पाइप है। यहाँ पर ये आपका फूड है, तो ये चलते हुए इस तरह से यहाँ पहुँच जाता है और फिर स्टमक के अंदर ये इंटर कर जाता है। अब पहली ये जानना चाहती है कि फूड अपोजिट डायरेक्शन में किस तरह से मूव करता है जब हम वोमिटिंग करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से खाना पेट के अंदर जाता है, जब वोमिटिंग होती है तो पेट में जो खाना होता है वो मुंह की तरफ आता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कैसे होता है? अपोजिट से पहले ये तो समझ लें कि इस एसोफेगस के अंदर फूड मूव कैसे करता है, यानी अपने से खाना नीचे कैसे जा रहा है। द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। ये जो फूड पाइप है ये गर्दन से होते हुए हमारे चेस्ट तक जाता है, फिर उसके नीचे हमारा स्टमक होता है, वहां पहुंच जाता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो फूड पाइप की वॉल है उसके अंदर कुछ खास तरीके का मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट की वजह से फूड पुश डाउन होता है, नीचे की तरफ उसको धक्का दिया जाता है। अब किस तरह का मूवमेंट होता है? तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। यानी फूड पाइप की जो वॉल है वो दबती है और फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। इसी तरह से चलता रहता है। चलिए आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। इस एनिमेशन में देख सकते हो जो फूड पाइप की वॉल है, जहाँ पर फूड है उसके थोड़ा ऊपर ये दबती है तो नीचे की तरफ पुश हो जाता है। ये देख सकते हो थोड़ा फूड जहाँ पर है उसके थोड़े ऊपर हिस्से में ही दबेगा, तो नीचे की तरफ धक्का उसको लगेगा। वोमिटिंग के केस में ठीक उल्टा होता है, यहाँ पर नीचे की तरफ दबता है तो ये ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। जैसा कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हो, नीचे की तरफ दब रहा है तो ऊपर उसको फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ धक्का लग रहा है। तो इस तरह से खाना पेट से बाहर आ जाता है वोमिटिंग के केस में। एक्चुअली द मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। अब ये मूवमेंट सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही नहीं होता, बल्कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इसी तरह से मूवमेंट होता है। यानी स्टमक के अंदर भी इसी तरह से दबाया जाता है, फूड आगे की तरफ बढ़ता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर भी फूड जाएगा हर जगह इसी तरह से मूवमेंट होगा। वरना फूड के अंदर कोई इंजन तो लगा है नहीं कि गाड़ी स्टार्ट करे और भागने लगा।
कोई धक्का देगा फूड को तभी ना आगे जाएगा, तो इस तरह से ये फोर्स लगती है, इस तरह से एक धक्का लगता है एंड पुश द फूड डाउनवर्ड, इस तरह से फूड नीचे की तरफ पुश डाउन होता है। अब जब कभी ऐसा होता है कि फूड हमारा स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या होता है, वोमिट आउट होता है। कैसे होता है मैंने आपको दिखाई दिया। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक द रीजन फॉर इट। अब याद करो उस मोमेंट को जब आपके वोमिटिंग हुई थी खाने के बाद, और उसका रीज़न क्या था। तो वोमिटिंग के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका पेट खराब है या कोई चीज़ ऐसी आपने खा ली जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उस केस में भी ये वोमिट आउट हो जाती है। अपने पेरेंट और टीचर से आप डिस्कस कर लो। अब एसोफेगस से फूड जाता है स्टमक के अंदर, तो स्टमक की बात कर लेते हैं। स्टमक क्या है, थिक वॉल्ड बैग है, यानी इसकी जो वॉल होती है वो मोटी होती है और ये बैग टाइप का होता है। इट्स शेप इज़ लाइक फ्लैटेंड जे। हमारे स्टमक का जो शेप होता है वो फ्लैटेंड जे की तरह होता है, यानी जे को अगर चपटा कर दिया जाए तो उस तरीके से होता है। यहाँ इस फिगर के अंदर देखो, ये इस तरह से ये जे शेप नहीं बनना है, और ये देखो ऐसे चौड़ा सा होता है, जैसे जे को दबा दिया गया हो, चपटा हो गया हो, तो उस तरीके का शेप होता है ये। और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। ये फूड कहाँ से रिसीव करता है, फूड पाइप से एक किनारे पे, और ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। यानी एक किनारा स्टमक का फूड पाइप या एसोफेगस की तरफ होता है और दूसरा किनारा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ होता है। फूड एसोफेगस से स्टमक के अंदर जाता है, स्टमक से जब निकलता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। इनर लाइनिंग यानी अंदर की जो लेयर है, स्टमक के अंदर की जो दीवार है कह सकते हो, वो क्या सिक्रीट करती है, वहां से क्या निकलता है, म्यूकसेस निकलता है, एक चिपचिपी सी चीज निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। अब म्यूकस का काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की अंदर वाली जो लेयर है उसको बचाता है, क्योंकि स्टमक का जो एसिड है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एसिड भी अलग अलग लेवल के होते हैं, जब एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ आपके हल्के एसिड होते हैं, जैसे लेमन हो गया, उसके अंदर भी एसिड होता है लेकिन उसको हम खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अगर मान लो आपकी बॉडी पे कहीं गिर गया, हाथ पे अगर गिर गया तो उसको पूरा जला देगा। तो स्टमक वाला जो एसिड है वो स्ट्रांग एसिड होता है। अब इस एसिड की वजह से हमारे स्टमक जल सकता है। तो स्टमक के अंदर का जो हिस्सा है जिसको हम इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक कहते हैं, उसको कौन बचाता है, ये म्यूकस बचाता है। ये एक लेयर बना लेता है जिससे एसिड इनर लाइनिंग तक नहीं पहुंच पाता। अब एसिड का काम क्या है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट इंटर अलोंग विद द फूड। अब खाने के साथ जो बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं उनको किल कर देता है ये एसिड। एसिड का एक और काम है, मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। एसिडिक मीडियम बनाता है, पेट के अंदर एक एसिडिक वाला माहौल बनाता है और मदद करता है डाइजेस्टिव जूसेस की कि वो इस पे एक्ट करें। दो किसी भी चीज़ को काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पढ़ाई करो और ऐसी जगह आपको बैठा दूँ जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, गर्मी का दिन हो, लाइट ना हो, तो आप पढ़ाई कर पाओगे। आप कहोगे ऐसी शांत जगह हमको दो जहाँ शोर शराबा ना हो और लाइट पंखा हो, ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके। उसी तरीके से जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जिनको फूड डाइजेस्ट कराना है, उनको भी एक एटमॉस्फेयर चाहिए। वो कहते हैं एसिडिक वाला मीडियम रहेगा ना तो हम सही से काम करेंगे। तो एसिड कहता है नो प्रॉब्लम, एसिडिक मीडियम बना देते हैं। तो जब एसिडिक मीडियम बन जाता है फिर क्या करते हैं, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स का इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो अब ध्यान से समझो, माउथ के अंदर हमारे क्या हुआ था, स्टार्च का ब्रेक डाउन हुआ था। स्टार्च शुगर में बदली थी, किसने बदला था, सलाइवा ने बदला था। अब स्टमक के अंदर, फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन होगा और प्रोटीन सिंपल सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन पूरी तरह से अभी डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है। ये अगला जो ब्रेक डाउन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही ये भी ध्यान रखना। माउथ के अंदर क्या हुआ, स्टमक के अंदर क्या हुआ, स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, बस ब्रेक डाउन होता है डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से। अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी देख लेते हैं। स्टमक किस तरह से वर्क करता है ना, इसको जो डिस्कवर किया गया था वो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट था, एक बड़ा अजीब सा हादसा था। मतलब किसी ने खोजा नहीं था कि चलो देखें स्टमक किस तरह से वर्क करता है। वो एक हादसा हुआ था और उस हादसे की वजह से हमको ये पता चल पाया कि स्टमक के अंदर होता क्या है, काम क्या चल रहा होता है। तो कहानी कुछ इस तरह से कि 1822 के अंदर एक आदमी था जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, उसको गोली लगी थी। जो गोली थी उसने बहुत सीरियसली डैमेज कर दिया था चेस्ट वॉल को, यानी उसने सीने की वॉल को डैमेज कर दिया था और एक होल बना दिया था स्टमक के अंदर। उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे, विलियम बियामाउंट था जिनका नाम, उनके पास लाया गया। डॉक्टर ने उस पेशेंट की जान तो बचा ली लेकिन उस होल को जो कि इसके पेट में हो गया था उसको बंद नहीं कर पाए और उसमें बैंडेज लगा के, मतलब बाहर से इस तरह से बैंडेज लगा के क्लोज कर दिया, लेकिन वो जो पूरा उसका घाव था नहीं भर पाया था।
अब बियोमॉन्ट ने इस चीज़ को एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी समझा कि यार ये तो अच्छा मौका है ये पता करने का कि स्टमक के अंदर होता क्या है, क्योंकि होल हो गया है, बाहर से बैंडेज लगा दिए हैं, बैंडेज हटा के अंदर झांक लेंगे टॉर्च जला के कि हो क्या रहा है, तो ये पता चल जाएगा कि पेट में होता क्या है। तो उसको कुछ वंडरफुल सा ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या देखा उसने? बियोमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड। उसने ये देखा झांक के कि पेट के अंदर जो खाना जाता है वो चर्निंग होता है, घूमता रहता है, पेट उसको घुमाता रहता है, मिक्स करता रहता है, जैसे मिक्सी चल रही हो उस तरह से। उसकी जो वॉल है वो सिक्रीट करती है फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो खाने को डाइजेस्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी ना, किस तरीके से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं और इस तरह मिक्सिंग होती है, भाई ऐसे तो हमको समझ नहीं आएगा। तो ये कैसे पता चला? इसी तरीके की ऑब्जर्वेशन होती है जहाँ से हम ये सारी चीज़ें जान पाते हैं। तो उसने झांक के देख लिया, उनको पता चल गया। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू इंटेस्टाइन। उसने ये भी देखा कि जो स्टमक है कहाँ एंड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। स्टमक के अंदर जितना डाइजेशन होना था जब हो जाता है तब स्टमक जो है खुलता है, वरना दोनों साइड से पैक हो जाता है। अगर यहाँ इस फिगर में देखो तो ये फूड पाइप के पास से यहाँ बंद हो जाता है और यहाँ से ये बंद हो जाता है। अब इसी के अंदर खाना है, ये घूमेगा इस तरह से, चर्निंग होगी, वरना अगर खुला रहे तो चला जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, आगे सरक जाए तो बंद हो जाता है। फिर जब काम इसका पूरा हो जाता है तब ये रास्ता इधर से खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और फिर यहाँ अंदर ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो इस तरीके से यहाँ इसको चोट लगी थी तो यहीं से झांक के देखते थे। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होती है, लपेटी होती है, जैसे मैगी वगैरह होती है। इसकी जो लेंथ है लगभग 7.5 मीटर होती है। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज। अब लीवर और पैंक्रियाज से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जिनको कौन रिसीव करता है? यही स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी इनसे केमिकल निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। अब इस कनेक्शन को मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये हमारा लीवर है। लीवर के अंदर आप देखोगे यहाँ पर एक पाउच टाइप का लगा होता है जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं। अब लीवर क्या करता है? बाइल जूस बनाता है और ये जूस बना बना के इसी गाल ब्लैडर के अंदर रखता जाता है। फिर जब हम खाना खाते हैं और फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है तो इसी गाल ब्लैडर से जो बाइल जूस है वो निकल के ये इस तरह से यहाँ होते हुए और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाता है। ये इस तरह से देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके मिल रहा है ना। ये आपका पैंक्रियाज है, ठीक है। पैंक्रियाज से क्या निकलते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। जो जूस पैंक्रियाज से निकले वो पैंक्रियाटिक जूस, ये भी निकल के आके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो ऊपर लीवर है, लीवर बाइल जूस बना के गाल ब्लैडर के अंदर रख रहा है। गाल ब्लैडर से जो बाइल है वो निकल के आके स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर कर रही है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस इंटर कर रहे हैं। तो ये कहानी है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है वो भी कुछ तरीके के जूस सिक्रीट करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 जगह से जूसेस आ रहे हैं जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। एक तो लीवर से, दूसरा पैंक्रियाज से और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ से, खुद से। अब लीवर क्या एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, यानी इसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन है। ये कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ होता है ये? इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारा पेट है उसके ऊपरी हिस्से में होता है, राइट साइड में। अब कहोगे राइट साइड में फिगर में तो लेफ्ट बना हुआ है, तो भाई सामने वाले के हिसाब से है। जैसे किसी बंदे को आप सामने खड़ा करो, उससे कहो अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, तो वो कौन सा ऊपर करेगा? जो हमारा राइट साइड होगा वो उसका लेफ्ट साइड होगा। तो फिगर जो बनी है वो सामने वाले के हिसाब से बनी है। अगर आप अपनी बॉडी में देखो तो पेट में ऊपर की तरफ राइट साइड हाथ रखो, चेस्ट से थोड़ा नीचे, और जो आपकी तोंद है उससे थोड़ा सा ऊपर राइट साइड। अब जहां आपने हाथ रखा है वहीं आपका लीवर होता है। तो कहाँ होता है? ये राइट साइड में होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस सिक्रीट करता है। लीवर से बाइल जूस निकलता है और एक सैक टाइप का होता है, एक पाउच टाइप का होता है, थैली टाइप का होता है, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं, वहाँ स्टोर हो जाता है। अब ये जो बाइल है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। वैसे मैं नोट्स पे काम कर रहा हूँ और वो कोई नॉर्मल नोट्स नहीं होगा, बल्कि स्मार्ट नोट्स कह सकते हो, जहाँ सारी चीज़ें फिगर से आपको याद हो जाएंगी। यानी उस नोट्स को आप देखते जाओगे और चीज़ें याद होती जाएंगी। जैसे यहाँ पूरा ये थ्योरी फॉर्म में लिखा है ना, तो याद करना मुश्किल है, वहाँ सब कुछ मैं फिगर में बदल दूंगा ताकि बस देखते जाओ और याद होती जाए, क्योंकि फिगर दिमाग पे फिट हो जाती है। तो अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो सारे ही चैप्टर का इस तरह से मैं नोट्स बना दूंगा। अब बात कर लेते हैं पैंक्रियाज की। ये क्या एक बड़ा क्रीम कलर का ग्लैंड है जो कि लोकेटेड होता है जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के थोड़ा सा नीचे ये होता है। अब ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये किस पे एक्ट करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन पे काम करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का ब्रेकडाउन कराने का काम किसका है? पैंक्रियाटिक जूस का है। तो इन पे ऐड करके इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रोटीन का भी डाइजेशन हो रहा है,
प्रोटीन का कुछ डाइजेशन हमारा स्टमक के अंदर ही हो गया था, पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ था, जो बचा कुचा है वो आकर यहाँ डाइजेस्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहाँ भी पूरी तरह से डाइजेशन नहीं हुआ है, तो जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड है, ये रीच करता है लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है, 7.5 मीटर है, तो जब नीचे वाले हिस्से में पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। ये कंप्लीट करता है डाइजेशन का सारे ही कॉम्पोनेंट ऑफ फूड का। यानी स्टार्टिंग में तो लीवर और पैंक्रियाज से जो जूस निकल रहे हैं वो कुछ काम करते हैं, कुछ डाइजेशन कर देते हैं। स्टार्टिंग से ही डाइजेशन होते हुए आ रहा है, माउथ में कुछ हुआ, स्टमक के अंदर कुछ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में कुछ हुआ। अब जब नीचे हिस्से में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगी अब हम अपना जूस निकालते हैं और जो भी बच गया है काम उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में नीचे वाले हिस्से में आके जो कुछ भी बचा कुचा होता है डाइजेशन का पार्ट, वो कंप्लीट हो जाता है। अब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है। डाइजेस्ट होके कौन सी चीज क्या बनती है, ब्रेकडाउन होके क्या बनी, उसकी बात कर लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ब्रेकडाउन होता है किसमें, सिंपल शुगर में, जैसा कि आपके ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर का एग्जाम्पल है। फैट ब्रेकडाउन होकर फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल बन जाता है। प्रोटीन ब्रेकडाउन होकर अमाइनो एसिड्स बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन ब्रेकडाउन होकर क्या बना। कार्बोहाइड्रेट क्या बना, सिंपल शुगर बना, जिसमें से आप ग्लूकोज एग्जाम्पल है। फैट बना है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल। प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड्स। तो अब यहाँ आके पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब डाइजेशन हो गया। अब अगला काम क्या है कि एब्जॉर्प्शन, जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया, सिंपल बन गया है, अब बॉडी कहेगी हम तैयार हैं, अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ठीक है, अब एब्जॉर्ब करो उसको। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो पास हो सकता है ब्लड वेसल के अंदर। भाई बॉडी के हर हिस्से में कैसे पहुंचेगा, खुद सोचो। कौन सी ऐसी चीज़ है जो बॉडी के हर जगह चल रही है, आपका ब्लड है, हर जगह फ्लो हो रहा है। तो अगर ब्लड के अंदर कोई चीज़ चली गई तो बॉडी की हर जगह पहुंच जाएगी। जैसे आप रोड पे आ गए तो रोड से आप जहाँ जाना चाहो चले जा सकते हो। उसी तरीके से है कि जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, फिर उस ब्लड से हर जगह पहुंच जाता है। अब ये ब्लड वेसल्स होती कहाँ है, हर जगह ही है। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वहाँ पर भी ब्लड वेसल्स होती है, नसें जारी होती हैं, तो उसी के अंदर ही चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस है, जहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल के अंदर इंटर करता है। तो आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, तो ये पूरा जो मैंने अभी हाईलाइट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा आप लिख देना। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदर की वॉल होती है वो स्मूथ सी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर हजारों फिंगर लाइक आउटग्रोथ, यानी जैसे आपकी फिंगर होती है ना, उंगली जैसे, उस तरह से कुछ स्ट्रक्चर निकला होता है। आउटग्रोथ यानी बाहर की तरफ ग्रो हुआ होता है। इन स्ट्रक्चर्स को हम विली कहते हैं, या इसका सिंगुलर फॉर्म है विलस। क्या आप गेस कर सकते हो कि इस विली का क्या रोल होगा इंटेस्टाइन के अंदर? भाई बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ ऐसे बेकार तो है नहीं, कुछ ना कुछ उसका काम है। तो इस विली का काम क्या है? तो विली क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो सके, यानी वो ब्लड वेसल्स के अंदर जा सके। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ये आप इस इमेज में देख सकते हो, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके अंदर वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो यहाँ जैसे उंगली टाइप का निकला हुआ, फिंगर टाइप का निकला हुआ है, यही आपके विली है। इसमें देखो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इस तरह से ये निकला होता है। अब इसकी वजह से सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा फ्लैट सी चीज़ है, यहाँ से कोई चीज़ इधर से इधर जाना है तो ऐसे इस तरह से चली जाएगी, यानी एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए ये इतनी जगह है जहाँ जा सकती है। अब इतनी ही चौड़ाई के अंदर हमको ज़्यादा चीज़ें एक तरफ से दूसरी तरफ भेजनी है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इस तरह से किया जा सकता है कि इसको ऐसे कर दो। ठीक है, चलो हम इस तरह से बना दिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ से इधर जा सकता है, इधर इधर, ये पूरा हिस्सा देखो काफ़ी ज़्यादा एरिया मिल गया हमको। तो ये पूरा इतना बड़ा हिस्सा मिल गया। तो येलो से जो मैंने हाईलाइट किया है, इस वाला देखो और ये वाला देखो, कौन सा ज़्यादा लंबा है? ये वाला ज़्यादा लंबा है, लेकिन स्पेस जो है चौड़ाई उतनी ही है या उससे कम ही, देख सकते हो कम ही है, लेकिन एरिया इसका ज़्यादा बढ़ गया। तो हमारी जो विली होती है ना, एक विलस बना रहे हैं ये इस तरह से। इसमें क्या होता है, ऐसे ब्लड वेसल्स गई होती हैं, तो जो फूड है वो इस तरह से ब्लड के अंदर पहुंच जाता है हर तरफ से। तो एक छोटी सी जगह के अंदर बहुत ज़्यादा फूड पार्टिकल्स ब्लड के अंदर जा पा रहे हैं। हर जो विलस होता है उसमें एक नेटवर्क होता है पतली और छोटी सी ब्लड वेसल्स का। मैंने आपको दिखाई दिया कि वहाँ से ब्लड वेसल जारी होती है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है क्लोज टू इट्स सरफेस, उसकी सरफेस के बिल्कुल करीब, ताकि जैसे ही विली के अंदर इंटर करे फूड तुरंत ब्लड के अंदर पहुंच जाए। तो जो सरफेस होता है विली की, वो एब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। अब ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज हैं, यानी जो डाइजेस्टेड फूड है, ये ट्रांसपोर्ट होता है वाया ब्लड वेसल्स
टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। भाई ब्लड हर जगह जा रहा है तो ब्लड के साथ हर ऑर्गन तक पहुंच जाता है ऑफ द बॉडी, वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। फिर ये बॉडी के हर जगह पहुंच जाता है, अलग अलग ऑर्गन में पहुंच जाता है, वहां फिर से ये जो सिंपल सब्सटेंस है इसको जोड़ के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है। अब देखो कहानी हो क्या रही है, हमने जो फूड लिया उसके अंदर था, मान लो एक चीज की हम बात करते हैं प्रोटीन। बॉडी ने कहा ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते भैया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसको छोटा बनाओ पहले। लो जी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने इसको छोटा बना दिया। और प्रोटीन किस में बदलता है? अमाइनो एसिड्स के अंदर। अमाइनो एसिड्स के अंदर बदल गया। अब बॉडी कहेगी हाँ एक्सेप्ट कर लेंगे, एक काम करो ब्लड के अंदर भेज दो और ब्लड हमको दे देगा, पहुंचा देगा हमारे पास। तो बॉडी के हर हिस्से तक पहुंच गया। अब ये जो अमाइनो एसिड है ये फिर से प्रोटीन बनेगा। अब कहोगे ये क्या पागल वाला काम है, पहले प्रोटीन था फिर उसको तोड़ने की जरूरत ही क्या थी जब प्रोटीन ही आपको इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट ही ना इस्तेमाल कर लो। तो इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हो, जैसे मान लो आपने टेबल ऑर्डर की, तो अब देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको असेंबल्ड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो ज़्यादा जगह घेरेगी। वो अलग अलग टुकड़ों में होता है ताकि आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। फिर उसके साथ एक गाइड बुक होती है या कोई बंदा आता है वो उसको असेंबल करेगा कि भैया अलग अलग पार्ट हम जोड़ के इसको बना देते हैं। बस यही काम यहाँ पर होता है कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, उसको ट्रांसपोर्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक बार उसको छोटा बना लो और जहाँ जाना उसको पहुँचा दो, फिर जहाँ पर वो पहुँचा है उसको जितनी जब जहाँ जैसी ज़रूरत होगी वो बना लेगा। प्रोटीन को हमने छोटा बना लिया, अब आसानी से कहीं भेज दो, अब जहाँ गया है वो फिर से प्रोटीन बना ले। तो ये सिस्टम होता है। इसको हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ एसिमिलेशन, तो मैं चलो थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूँ ना, आंसर आप लिखोगे क्या। आपसे पूछा जाए व्हाट इज एसिमिलेशन तो आप लिख देना द मूवमेंट ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सेल्स। अब जो मूवमेंट होता है डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल का, यानी डाइजेस्टेड जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनका सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है, तो सेल्स के अंदर जो मूवमेंट होता है, जो जाना होता है ऑफ बॉडी वेयर दे आर यूज, जहां पर उसको इस्तेमाल किया जा सके, इसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सेल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर दे आर यूज्ड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज होते हैं इनका ब्रेकडाउन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिंपल से फिर से कॉम्प्लेक्स बनाई जाती हैं क्योंकि उसी तरह से यूज़ करना है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे आपका ग्लूकोज है इसका और ब्रेकडाउन होता है, और ये ब्रेकडाउन सिंपल बनाने के लिए नहीं है, कुछ और चीज़ें हासिल करने के लिए। वो चीज़ें क्या है? क्योंकि सिंपल बनाने के लिए अगर है तो वो डाइजेशन में आ जाएगा। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है सेल्स के अंदर वो सिंपल बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि सिंपल तब बनाना होता है जब हमको उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है कि आसानी से चला जाए। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्या होता है उसको देखते हैं। ग्लूकोज ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसे होता है? ऑक्सीजन की मदद से। ऑक्सीजन और ग्लूकोज जब मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसको मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ कि हमारा ग्लूकोज है, ये जब हमने फूड खाया सिंपल बना और सेल के अंदर ग्लूकोज पहुँच गया। अब इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर चली जाती है और ब्लड के थ्रू होते हुए वो भी हर सेल तक पहुंच जाती है। सेल में ग्लूकोज पहले से बैठा हुआ है, ऑक्सीजन भी आ गया, तो ये दोनों जब मिलेंगे तो होगा धमाल। और धमाल होके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और आपका वाटर बनेगा, साथ में आपका एनर्जी बनेगी। तो ये एनर्जी ही हमारे काम की चीज़ है। कोई भी काम करने के लिए, हमको जिंदा रहने के लिए, बॉडी के फंक्शन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो ग्लूकोज है वो, और जो हम सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन है, इनके मिलने से एनर्जी बनती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड अनअब्सॉर्ब इंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो कचरा है, जो फूड ना ही डाइजेस्ट हो पाया, बॉडी ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया कि भैया अब हमको नहीं लेना, ये फालतू की चीज़ नहीं चाहिए, तो वो कचरा जाएगा कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी बड़ी है? जो लार्ज कह रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो हमने 7.5 मीटर देखी थी, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये उससे भी बड़ी होगी? तो ऐसा नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो छोटी होती है। तो सवाल ये है कि लार्ज क्यों कह रहे हो? तो हम उसकी थिकनेस से नापते हैं, मोटाई से नापते हैं। फिगर में आप देखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पतली होती है, लार्ज इंटेस्टाइन मोटी होती है। अगर लंबाई कंपेयर करोगे तो लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई में छोटी होती है। नामकरण जो हुआ है वो उसकी थिकनेस के हिसाब से हुआ है, ये पॉइंट याद रखना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी लेंथ ज़्यादा होती है। अब जो नहीं पढ़ा होगा कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज है तो वही बड़ी होगी, लेकिन नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई बड़ी होती है।
अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। ये चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है लंबाई में स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? इसका फंक्शन है कि एब्जॉर्ब करना वाटर को और कुछ सॉल्ट को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। वो जो खाना हजम नहीं हुआ यानी जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया, उसके अंदर जो वाटर है और कुछ तरीके की जो सॉल्ट है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और जो बचा हुआ वेस्ट है वो तो अब किसी काम का नहीं है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहा कि हमको भी जो निकालना था निकाल लिए यार, अब आगे बढ़ो यहाँ से। तो ये जो वेस्ट है ये पास होता है कहाँ, रेक्टम में, और वहाँ पर रहता है ये किस तरह से, एज सेमी सॉलिड फीसीज। फीसीज यानी मल, तो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। द फीसल मटेरियल इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, ये जो फीसीज है, ये जो मल है, ये टाइम टू टाइम एनस से बाहर आता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ईजेशन। व्हाट इज ईजेशन आपसे अगर पूछा जाए तो आप यही लिख देना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इंसानों के अंदर किस तरह डाइजेशन होता है, कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ से क्या फूड आता है, ये सारी चीज़ें कहानी आपने समझ ली। तो यही था इस टॉपिक के अंदर। 2.3 डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। वो एनिमल जो घास खाते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है, चलिए वो देखते हैं। क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया काउज, बफेलो या इसके अलावा और भी जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनको च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। ये क्या करते हैं, जब खा नहीं रहे होते उसके अलावा भी इनका लगातार मुंह चल रहा होता है। तो इस तरह से मुंह चलाते हुए उनको देखा आपने कभी? यानी जब कोई आदमी कुछ खाता है तब तो मुंह चलाएगा ही, लेकिन ये लोग जब नहीं खा रहे होते उस टाइम भी मुंह चलाते हैं। जैसे मान लो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, खा नहीं रहे कुछ लेकिन मुंह चल रहा है। तो ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, तो एक क्वेश्चन माइंड में आया होगा कि ये मुंह क्यों चला रहे हैं? भाई गुटखा पान तो खाते नहीं, तो फिर ये क्या चबा रहे हैं? एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन द पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। तो असल में ये होता है ना कि वो ग्रास को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्वॉलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं। और स्टमक का ही एक पार्ट है, एक हिस्सा है जिसको हम र्यूमेन कहते हैं। ये इन्हीं एनिमल्स में होता है जो घास खाने वाले हैं। हम इंसानों में या इसके अलावा और भी जो एनिमल है उनके अंदर नहीं होता। हम तो कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह में ले गए, चबाए और पेट में चला गया। ये क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो उस समय नहीं चबाते, बल्कि पहले तो निगल जाएंगे। जैसे घास खाई तो निगल गए, अब ये घास कहाँ जाएगी, स्टमक का ही एक हिस्सा है जिसे हम र्यूमेन कहते हैं, वहाँ पर चली जाएगी। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। तो इस र्यूमेन के अंदर क्या होता है, ये जो घास है ये पार्शली डाइजेस्ट होती है, यानी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता, कुछ डाइजेशन होता है। और डाइजेस्ट होके क्या बनता है, कर्ड बनता है। यानी जो ग्रास उन्होंने खाई थी, पेट में गई, थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद जो चीज़ बनी उसको हम क्या कहेंगे, कर्ड कहेंगे। बाद में क्या होता है, कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। स्टमक का जो पार्ट र्यूमेन है वहाँ पर पार्शियल डाइजेशन होके जब कर्ड बन जाता है, फिर ये कर्ड वापस मुंह में आता है इन स्मॉल लम्प्स, थोड़े थोड़े टुकड़ों में, और फिर ये जो एनिमल्स है उसको चबाते हैं। तो ये जो मुंह चला रहे होते हैं ये वही घास है जो कि इन्होंने निगला था और र्यूमेन में पहुंच गई थी, वहाँ ये कर्ड बना। तो ये वो कर्ड है जिसको ये चबा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज रूमिनेशन, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोज quickly swallow the grass and store it in the part of the stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called curd. ये पूरा आप लिखते हुए जाओगे यहाँ तक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो ये इसका पूरा कंप्लीट आंसर होगा। और ये जो एनिमल्स हैं इनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं, जो डायरेक्ट एक बार में चबा के पेट में नहीं ले जाते बल्कि पहले निगल जाते हैं। पेट में गया, बल्कि पेट के हिस्सा एक है जिसे रूमेन कहते हैं, वहाँ गया, वहाँ ये पार्शली डाइजेस्ट होकर कर्ड बना, फिर कर्ड वापस आया, अब इसको चबा के वापस इनके पेट में जाएगा और फिर आगे इंटेस्टाइन वगैरह में पहुंच जाएगा। तो जिन एनिमल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हु आर रूमिनेंट्स, तो ये पूरी कहानी आप लिखोगे जो रूमिनेशन वाली है, और फिर लास्ट में यही वाली लाइन और ऐड कर दोगे, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। जिनके अंदर रूमिनेशन होता है उन्हीं को हम रूमिनेंट्स कहते हैं। तो पहले आपको इसमें बताना पड़ेगा कि रूमिनेशन है क्या। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। अब ग्रास के अंदर अच्छी खासे अमाउंट में सेलुलोज होता है। अब ये सेलुलोज का है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के हैं, जैसे स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो सेलुलोज आपका है ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट्स है। हायर क्लासेस में आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। तो बस अभी इतना याद रखो कि ग्रास के अंदर ढेर सारा सेलुलोज होता है और ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं, जैसा कि आपका कैटल हो गया, डियर हो गया, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। अभी जो पेट का हिस्सा र्यूमेन है, इस र्यूमेन के अंदर कुछ खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। उनका काम यह है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना। बहुत सारे एनिमल और इंसान भी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज,
तो हम इंसान और इसके अलावा और भी जो एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं पाए जाते। हमारे अंदर कोई र्यूमेन नाम की चीज नहीं होती, ना र्यूमेन होता है ना उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और वही बैक्टीरिया सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसा कोई सिस्टम होता सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला, तो हम भी घास खा रहे होते। एनिमल्स जैसा कि हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, एक्सेट्रा, हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर कीकम नहीं होगा। ये नई वाली एनसीईआरटी बुक है और इसमें हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में सही लिखा था, यहाँ पर ये गलत लिख गया। ये होगा र्यूमेन। तो जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, काऊ, बफेलो, इनके अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच टाइप का, बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और उस बैग टाइप के स्ट्रक्चर को हम र्यूमेन कहते हैं, बिटवीन द एसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में ये होता है। फिगर में आपको दिया है, अभी मैं आपको फिगर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। तो जो सेलुलोज है फूड के अंदर, वो यहाँ पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। खास तरीके के बैक्टीरिया हैं वो इसको डाइजेस्ट कराते हैं, विच आर नॉट प्रेजेंट द ह्यूमंस। और ये जो बैक्टीरियाज है वो हम इंसानों के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। हमारे अंदर ना ह्यूमन होता है और ना ही इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। अब यहाँ पर पहेली और बूझों के कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपर्ली एट द टाइम दे टेक इट इन। भाई जिस टाइम फूड खा रहे होते हैं, मुंह जब जाए तो अच्छे से चबा लो, फिर पेट के अंदर भेजो। एक बार गया उसके बाद वापस आया, ये क्या सिस्टम है? तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ग्रासेस के अंदर अच्छी खासे अमाउंट में सेलुलोज होते हैं। सबसे पहले सेलुलोज का डाइजेशन होना जरूरी है। एक बार सेलुलोज डाइजेस्ट हो जाता है तो ये जो कड है ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, चबाने में भी आसान होता है। अगर ये पहले चबाएंगे तो काफ़ी देर तक इनको चबाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत इनको लगेगी। तो ये क्या करते हैं, सीधे भेज देते हैं र्यूमेन के अंदर, वहाँ ये कड बन जाता है। अब ये जो कड वापस आएगा ये सॉफ्ट होता है, चबाने में आसान होता है, कम चबाना पड़ता है, कम मेहनत लगती है। तो ये है इसका रीज़न। अब बूझो का क्वेश्चन ये है, बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल्स डू। तो इसका रीज़न दिया ही हुआ है कि कैटल्स के अंदर र्यूमेन होते हैं, उनके अंदर खास तरीके के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हम इंसानों के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब इस फिगर को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो कोई एक डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ र्यूमिनेंट फिगर बनी हुई है। ये गाय है या भैंस जो भी है, ये घास खा रही है। तो ये सबसे पहले सीधे जाएगी कहाँ पर, ये जो आपका र्यूमेन है, ये देख सकते हो र्यूमेन है, यहाँ पर जाएगी। यहाँ पर इसका पार्शियल डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद ये फिर से वापस जाएगी मुंह में, और ये जो कड है जो कि वापस आया, इसको अब अच्छे से चबाएगी, और चबाने के बाद ये फिर से वापस आएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाएगा, और फिर आगे का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, ये हिस्सा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है, ये फूड पाइप है, एसोफेगस जैसे हमारे अंदर होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, स्टमक का है। स्टमक के ही अलग अलग पार्ट हैं। कीकम की बात कर लें, र्यूमेन की बात कर लें, तो देखो ये कीकम एक अलग चीज़ है, ये यहाँ पर है, ये हिस्सा जो है ये आपका कीकम है। तो अभी तक हमने उन एनिमल्स के बारे में जाना जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी एक पूरा सिस्टम होता है डाइजेशन का। लेकिन ऐसे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके माउथ ही नहीं होता और कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं। तो अगर माउथ नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो सवाल ये है कि कैसे ये एक्वायर करते हैं। यानी मुंह नहीं है तो फूड जाएगा कैसे, एक्वायर कैसे करेगा, मुंह के अंदर जाएगा कैसे, यानी बॉडी के अंदर कैसे जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं तो डाइजेस्ट कैसे होगा फूड। तो ये जो सेक्शन नीचे दिया हुआ है इसमें हम लर्न करेंगे कुछ और भी इंटरेस्टिंग वेज फूड के इनटेक के, यानी फूड को बॉडी के अंदर ले जाने के और भी तरीके हैं। कि माउथ नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी बॉडी के अंदर फूड जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी डाइजेशन होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर किस तरह से फीडिंग होती है, यानी फूड बॉडी में किस तरह जाता है और कैसे डाइजेशन होता है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक, यानी ऐसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप इसको देख सकते हो, इतना छोटा है ये। और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। जैसे आपका घर है वो ईंट से मिलकर बना होता है, ब्रिक्स से बना होता है, ब्रिक्स को ही जोड़ जोड़ के पूरा घर या बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से मिलकर बना होता है। तो जैसे हम ह्यूमन हैं या बहुत सारे और एनिमल्स हैं, उनके अंदर बहुत सारे मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं। लेकिन अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक ही सेल से बना हुआ है। इसके अलावा और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं, लेकिन हम यहाँ अमीबा की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पाया जाता है, पॉन्ड वाटर के अंदर, तालाब के पानी के अंदर पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। थोड़ा सा मैं आपको फिगर बनाता हूँ। इस तरह से कुछ आपका अमीबा होता है। इसको कोई फिक्स शेप नहीं होता, कैसा भी शेप ले सकता है। तो ये जो इसकी बाहर की बाउंड्री है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। गोल सा घना सा
ऐसे एक न्यूक्लियस होता है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो पूरा रीजन होता है, ये पूरा आपका, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स होते हैं जो कि आपको बबल जैसे दिखेंगे, गोल गोल। फूड वैक्यूल क्या है? खाली जगह टाइप की है जिसके अंदर कोई चीज़ आ सकती है। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कलर कर दूं तो ये ब्लू कलर से पूरा हमारा साइटोप्लाज्म है। अब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं। ये जो फूड वैक्यूल्स हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, फूड यानी खाना, वैक्यूल यानी खाली स्पेस। तो ये जो खाली स्पेस है ये खाने के लिए है कि खाना यहाँ पर आएगा और यहीं पर इसका डाइजेशन होगा। लेकिन सवाल ये है कि खाना इसके अंदर पहुँचेगा कैसे? तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा आपको। अब जो अमीबा है ना, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज करता रहता है अपने शेप और पोजीशन, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस शेप का कभी उस शेप का, अपने शेप को चेंज कर सकता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। ये पुश आउट करता है, बाहर निकालता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली जैसा आपको दिखेगा, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, या इसका दूसरा नाम फॉल्स फीट है, यानी नकली के इसके पैर हैं। और इन्हीं सूडोपोडिया या फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इनकी मदद से ये मूवमेंट भी करता है और फूड कैप्चर भी करता है। कैसे करता है थोड़ा सा चलिए देखते हैं। ये इस फिगर के अंदर देखो, ये हमारा अमीबा है, इसका ये बीच में न्यूक्लियस है, ये इधर हमारा एक फूड पार्टिकल है। तो अमीबा जब फूड को सेंस करेगा कि हाँ यहाँ पर कहीं पास में फूड है, तो ये क्या करेगा? मूव करेगा, फूड के करीब जाएगा, उसके बाद ये अपने शेप को चेंज करेगा। ऐसे थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ निकालेगा, ऐसे नीचे निकालेगा, जैसे कि चीज़ को पकड़ते हैं ना उंगली से, उस तरीके से शेप बनाने की कोशिश करेगा। और फिर इस तरह करते करते ये पूरी तरह से बंद कर लेगा। अब जब बंद कर लेगा तो फूड बाहर कहीं नहीं जा सकता, बीच में खाली जगह बन गई जहाँ फूड फंसा हुआ है। तो यही जो खाली जगह है इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल होता है। फिर इसी फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन होता है, यानी अमीबा पहले अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले जाता, पहले इसको बाहर ही पकड़े रहता है और उसी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट करा लेगा। एक बार डाइजेशन हो जाए तब वो अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। बॉडी के अंदर चला गया तो मिक्स हो गया और फिर से अपना वो नॉर्मल शेप जो चाहे बना ले। इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि ये बीच में इसका न्यूक्लियस बना हुआ है। ये जो इस तरह से शेप बना रहा है जिससे ये फूड को कैप्चर कर सके, इसको हम सूडोपोडियम कहते हैं। एक के लिए सूडोपोडिया और एक से ज़्यादा इस तरह से फिंगर पोजीशन बनेगी, उसको सूडोपोडियम कहेंगे। ये आपका फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल का बॉडी के अंदर जाना, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। ये जो खाली जगह है जहाँ पर फूड देखो फंसा हुआ है, इसको फूड वैक्यूल कहते हैं। तो एक बार में एक से ज़्यादा फूड पार्टिकल अपने अंदर ये कैप्चर कर लेता है। फिर एक बार डाइजेशन हो जाए, बॉडी के अंदर चला जाए, फिर जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर हो जाता है, इजेस्टेड वेस्ट। अब अमीबा आपका माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा है। तो ये क्या फीड करेगा, क्या खाएगा? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म ये खाएगा जो इससे भी छोटे होंगे। जब ये फूड को सेंस करता है तो ये पुश आउट करता है अपने सूडोपोडिया को अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ्स इट। इनगल्फ मतलब निगल जाना, निगल जाता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल्स। तो फूड जो है फूड वैक्यूल के अंदर फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू द फूड वैक्यूल। तो डाइजेस्टिव जूस है इसी फूड वैक्यूल, इसी खाली जगह के अंदर सिक्रीट होता है, निकलता है। वो फूड पे एक्ट करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं उसको सिंपलर सब्सटेंस में। जब ये सिंपल सब्सटेंस बन जाता है फिर वो धीरे धीरे जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। अब ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है इसका यूज़ किया जाता है ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन, यानी ये अमीबा कई हिस्सों में डिवाइड भी हो जाता है। जैसे एक है, ये फैलते फैलते 20 से अलग हो जाएगा और 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 4, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई होते जाते हैं, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरह होता है। अब जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है, जो बचा हुआ हिस्सा डाइजेस्ट नहीं हुआ फूड का, वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है बाय द फूड वैक्यूल, यानी फूड वैक्यूल उसको बाहर निकाल देता है। जो डाइजेस्टेड हिस्सा है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और बाकी हिस्सा बाहर चला जाता है। अब जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड का और एनर्जी के रिलीज का, वो सेम होता है सारे ही एनिमल में, यानी सारे ही एनिमल फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसी फूड की मदद से एनर्जी बनाते हैं। ये तो सभी के अंदर होता है। आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हमने इतना देख लिया था कि जो फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर जाता है, फिर सेल तक पहुंच जाता है, बीच में कैसे कहाँ कैसे जाता है ये सारी कहानी हमने डिटेल में नहीं समझी थी। तो आगे हम इसी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में जानेंगे कि जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, ब्लड के अंदर गया है, वो कहाँ कैसे जाता है बॉडी के अलग अलग हिस्सों पे। ठीक है, एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया, वो डायरिया वाला, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायरिया के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप ये एक्सपीरियंस करते हो, द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रिक्वेंटली। तो जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है और बार बार आपको टॉयलेट जाना होता है।
इसी कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं, हिंदी में इसको हम दस्त कहते हैं। तो जब दस्त आती है तो यही सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो डायरिया होता है वो कैसे हो सकता है? इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है कि खाना पेट के अंदर ही सड़ने लगा और वो एक तरह से पॉइजनस बन गया, उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है, या इनडाइजेशन यानी आपका खाना हजम नहीं हो पाया, तो उस केस में भी आपको डायरिया यानी दस्त हो सकती है। ये इंडिया के अंदर बहुत कॉमन है, खासतौर से बच्चों के अंदर। ये कंडीशन अगर सीवियर हो जाए, बहुत ज़्यादा बुरी हो जाए, इट कैन बी फेटल यानी ये जानलेवा हो सकती है, यानी इसको हल्के में ना लेना। अगर कंडीशन खराब हो गई तो जान भी जा सकती है। अब जान क्यों चली जाती है भाई? दिस इज बिकॉज द एक्सेस लॉस ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि जब वाटरी स्टूल होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा पानी निकल जाता है, और पानी के साथ साथ जो सॉल्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर वो भी ज़रूरत से ज़्यादा निकल जाती है। तो सॉल्ट और वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो फिर वो जानलेवा हो ही जाएगा। डायरिया को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि अरे चलो हो गया, ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टर से कंसल्ट करने से पहले, यानी डॉक्टर को दिखाओगे चलो बाद में दिखा लेना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। यानी मरीज को आपको क्या देना है? बहुत ज़्यादा आपको पानी पिलाना है उसको। ये पानी कैसा होना चाहिए? एक तो पहले उसको उबाल लो, उबाल लोगे तो गर्म होगा, फिर उसको कूल कर लो यानी थोड़ी देर रख दो, ठंडा हो जाए वो। फिर उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल दो और एक चुटकी चीनी डाल दो, तो एक सोल्यूशन टाइप का बन जाएगा। यही जो सोल्यूशन है इसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS। तो देखो पानी को आपने बॉईल कर लिया तो जो जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह थे वो मर गए उसके अंदर। अब गरम गरम पी नहीं सकते इसलिए आपको कूल करना पड़ेगा। अब सॉल्ट की कमी भी हो गई है तो सॉल्ट भी थोड़ा सा डाल लो। अब नमकीन पानी आपसे पिया नहीं जाएगा तो शुगर भी उसके अंदर डाल लो। तो ये पूरा जो सोल्यूशन बनेगा इसी को हम ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं, शॉर्ट में ORS। ये मार्केट में भी मिलता है। जो इलेक्ट्रॉल होता है ना वो यही होता है। डायरिया के केस में डॉक्टर कहते हैं इलेक्ट्रॉल पियो, तो उससे जो है वो पानी और सॉल्ट की कमी पूरी हो जाती है। तो ये डायरिया की कहानी है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी वेबसाइट आप विजिट कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी मेरा नया वाला चैनल है CBSE वर्ड्स क्लास 7, उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। वो खास क्लास 7 के लिए ही बना है। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सोल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।